अध्याय 2451 प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य। वांजी रूबिक्स क्यूब निकालकर उसने फैन किंग यू के निर्देशों के अनुसार उसका इस्तेमाल किया। उसने फैन किंग यू के सौतेले पिता से संपर्क किया और उन्हें वीडियो स्ट्रीम कर दिया। खजाना पहचानकर्ता एल्डर, मिस्टर किंग यू का सिग्नल बंद है। हम क्या करें? हमारे पास जो वीडियो है वह खत्म होने वाला है और हर स्टेशन और वीडियो का इंतजार कर रहा है। अगर और कंटेंट नहीं होगा तो हम एक पैसा भी नहीं कमा पाएंगे। हमारा पैसा खत्म हो जाएगा और हमें कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। केविन के माथे पर ठंडा पसीना आ रहा था। वह खौलते पानी के ऊपर रखी चींटी की तरह लग रहा था। उसने खजाना पहचानकर्ता एल्डर की तरफ देखा। ये योजना गुप्त थी। वे इसकी विषय वस्तु का खुलासा नहीं कर सकते थे। उन्होंने विभिन्न उच्च जातियों के विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए जिससे उनके वीडियो फुटेज के लिए प्रसारण समय खरीदा जा सके। हालांकि उन मीडिया स्रोतों की सामग्री के लिए सख्त जरूरतें थीं। अगर थाउजेंड ट्रेजर्स समूह समय पर सामग्री प्रकाशित नहीं कर पाता तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग का फोन लगातार बज रहा था। उसे देखने की जरूरत ही नहीं थी क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि उसके बिजनेस पार्टनर ही फोन कर रहे हैं। योजना नाकाम हो गई थी। उसकी जमा पूंजी चली जाती, जो एक स्वीकार्य नुकसान था, लेकिन उसके साथ कई और लोग भी दिवालिया होने वाले थे। और यह वह बात नहीं थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा चिंता थी। किंग यू को पता होगा कि वीडियो को चालू रखना कितना जरूरी है, लेकिन बातचीत बंद हो गई है। क्या वो? खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग के चेहरे पर तरह तरह के भाव तैर रहे थे। अचानक वांजी रूबिक्स क्यूब चमक उठा। फैन किंग यू के रूबिक्स क्यूब से एक नया वीडियो स्ट्रीम हो रहा था। वो रहा और लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी करो, ये सारी फुटेज रिकॉर्ड करो और तुरंत प्रोसेस करवाओ। केविन इतना उत्साहित था कि वो चिल्ला चिल्लाकर निर्देश दे रहा था। ये वीडियो, वह उस नजरिए से कैसे फिल्म बना रहा है। खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग ने चौड़ी आंखों से वीडियो को देखा। वीडियो में राक्षसी आत्मा से लड़ाई दिखाई गई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे इसे किसी प्रथम व्यक्ति के नजरिए से फिल्माया गया हो। ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो बनाने वाला व्यक्ति वही है जो राक्षसी आत्मा से लड़ रहा था। हर विवरण बिल्कुल साफ था। सामान्य लोगों को कच्चे फुटेज का कोई मतलब नहीं मिल सकता था। उनके लिए ये केवल धुंधली आकृतियों और चकाचौंध कर देने वाली रोशनी की चमक जैसा लगता। वांजी रूबिक्स क्यूब की वीडियो स्ट्रीम विशेष उपकरणों द्वारा रिकॉर्ड की गई थी और थाउजेंड ट्रेजर्स टीम ने इसे अपने मीडिया स्रोतों पर जारी करने से पहले सावधानीपूर्वक संपादित किया। उन्होंने इसकी गति को काफी कम कर दिया था, अन्यथा ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। केवल ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर जैसा कोई व्यक्ति ही इस कच्ची फुटेज को देखकर समझ सकता था कि असल में क्या हो रहा है। उस हान सेन की किस्मत खराब है। वह त्यानिक्सिया सिस्टम में छिप गया और अपनी नाव खींचने के लिए कुछ लोगों का अपहरण कर लिया। फिर उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसके पास वांजी रूबिक्स क्यूब था। अब एक्सट्रीम किंग को पता चल गया है कि वह कहाँ है और वह बच नहीं पाएगा। वे बादल जानवरों के एक समूह में भाग गए। वीडियो बंद क्यों हो गया? अब वापस आ गया है। क्या बकवास है। एक्सट्रीम किंग बादल के जानवरों से लड़ रहे हैं। हे भगवान, ये सी डैमन कार है। सी डैमन कार खुल रही है। ओह, धिक्कार है। ये क्यों चला गया? सभी मीडिया चैनल एक ही समय पर ट्रेजर आइडेंटिफायर एल्डर द्वारा बनाए जा रहे वीडियो चला रहे थे। इस प्रदर्शन ने कई दर्शकों का ध्यान खींचा। चूंकि त्यानिक्सिया सिस्टम के अंदर के उपकरण आमतौर पर चुंबकीय तूफानों से प्रभावित होते थे, इसलिए इस सिस्टम से आने वाली ज्यादातर फिल्में देखने लायक नहीं होती थीं। सी डैमन कार को फिल्म में कैद करना और भी मुश्किल होता। हर रेस इस नए शोकेस की वजह से आकर्षित होती थी और दर्शकों की संख्या आसमान छू रही थी। जीनो ब्रह्मांड में कई अलग अलग प्रजातियां निवास करती थीं और ज्यादातर प्रजातियों के सदस्यों की संख्या कम से कम 1 अरब थी। कुछ बड़ी प्रजातियों की संख्या तो अरबों में थी। दर्शकों की संख्या बहुत ही कम समय में भयावह रूप से बढ़ गई। लेकिन जैसे ही सी डैमन कार खुली, वीडियो में अंधेरा छा गया। सभी दर्शक इस छेड़छाड़ से भड़क उठे और उनका मन अपने अपने वीडियो देखने वाले उपकरण तोड़ देने का हुआ। चूंकि वीडियो पहले भी बंद हो चुका था, इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि यह वापस आ जाएगा और वे इसे देखना जारी रख सकेंगे। लेकिन तभी खाली स्क्रीन पर कुछ शब्द दिखाई दिए। ये सामग्री अब केवल एक सशुल्क चैनल पर ही उपलब्ध है। समुद्री दानवकार के रहस्यों और चरम राजा के भाग्य को देखने के लिए कृपया सशुल्क चैनल में प्रवेश करें। ये त्यानिक्सिया प्रणाली में एक विशाल युद्ध से लाइव स्ट्रीम किया जा रहा है।
और यह कार्यक्रम आपके लिए हैमर द्वारा लाया गया है। एक अच्छा जीवन जीने के लिए हैमर के विदेशी खजानों का उपयोग करें। मादरचोद हथौड़ा। वे पैसे के भूखे कमीने। जीनो यूनिवर्स में हर कोई इस बात से परेशान था कि उन्हें एक पेड चैनल खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कई रईसों ने इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने वीडियो देखने के लिए पैसे दिए और तुरंत नए चैनल पर स्विच कर लिया। वे एक्शन का एक भी सेकंड मिस नहीं करना चाहते थे। ये पहली बार था जब सी डेमन कार को इतनी स्पष्टता और विस्तार से दिखाया गया था। कई लोग इस मायावी जेनोजेनिक के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी पाने के लिए भारी रकम खर्च कर देते, लेकिन अब उन्हें इस जीव पर केंद्रित एक पूरे वीडियो के लिए बस थोड़ी सी रकम खर्च करनी पड़ी। यह इसके लायक था, ये बहुत ज्यादा इसके लायक था। असली अभिजात वर्ग को एक सस्ते वीडियो की कीमत की जरा भी परवाह नहीं थी। आम लोग भी इसे देख सकते थे। पेड चैनल की कीमत लगभग एक पैकेट सिगरेट जितनी थी। जब वे भुगतान मोड में गए तो उन्होंने समुद्री दानव कार से राक्षस आत्मा को बाहर निकलते देखा। फिर उस प्राणी ने काले भरिंग के जहाज को उड़ा दिया और बाउकिन से सीधे भिड़ गया। हे भगवान, राक्षस आत्मा बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा। ये डरावना है। तो सी डेमन कार के अंदर का जीव कुछ ऐसा दिखता है। ये शारीरिक रूप से बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी देखने में काफी डरावना है। क्या हो रहा है? इस नजरिए से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई फिल्म बना रहा है और साथ ही राक्षसी आत्मा से लड़ भी रहा है। क्या बाउकिन इसे फिल्मा रहा है? यह बाउकिन ही होगा। और कौन ऐसे नजरिए से फिल्म बना सकता है? क्या एक्सट्रीम किंग किसी आर्थिक संकट में है? वो एक्सट्रीम किंग के देवता जैसे कुलीन वर्ग के हैं और उन्हें स्ट्रीमिंग करके पैसा कमाना है। और उन्होंने कुछ घटिया प्रायोजक और विज्ञापन जोड़ दिए हैं। वो पैसा कमाने के लिए कितनी बेताब है। ऐसा मत कहो। देवता तुल्य कुलीन बनना आसान नहीं है। हालांकि वे ताकतवर होते हैं, फिर भी उन्हें संसाधनों की जरूरत होती है। वीडियो को लेकर हर जगह चर्चाएं तेज हो गईं और ज्यादातर लोग बाउकिन के व्यवहार की शिकायत करते दिखे। चरम राजा खुद भी काफी हैरान थे और उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि बाउकिन एक युद्ध का वीडियो क्यों स्ट्रीम कर रहे हैं और सभी अलग अलग जातियों के मीडिया को इसे प्रसारित करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। प्रथम व्यक्ति परिप्रेक्ष्य वाली ये लड़ाई दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक थी। देखते देखते उनका खून खौल उठा। यह एक देवरूपी लड़ाई थी जो आमतौर पर दर्शकों को देखने की अनुमति नहीं थी। अगर वे असल जिंदगी में इस लड़ाई के आसपास होते तो भाग जाते। उनमें इतनी हिम्मत नहीं होती कि वे रुककर दो दैवीय प्राणियों की लड़ाई देख पाते। और अगर वे हिम्मत करके रुककर देखते भी तो भी ज्यादा कुछ देख नहीं पाते। ये वीडियो पेशेवरों द्वारा संपादित किए गए थे, जिससे आम लोगों को यह समझने में मदद मिली कि क्या हो रहा है। इससे उन्हें ये भी पता चला कि देवता कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। हान सेन बाउकिन की नजरों से लड़ाई देख रहा था और उसे तो ये और भी पागलपन भरा लग रहा था। राक्षसी आत्मा हवा में उड़ती धूल की तरह थी। उसका शरीर बहुत हल्का था और बाउकिन की आंखें और गति भी उस विदेशी आत्मा को मुश्किल से ही देख पा रही थी। बाउकिन ने बार बार प्रहार किया, लेकिन उसने केवल उन्हीं स्थानों पर प्रहार किया जहां राक्षस आत्मा पहले थी। अगर बाउकिन के हाथ में वीणा न होती तो वह राक्षसी आत्मा की मुक्का से पहले ही मारा जा चुका होता। सौभाग्य से उसकी वीणा राक्षसी आत्मा की गति और शक्ति को कमजोर करने में सक्षम थी। बाउकिन की लंबी उंगलियां वीणा पर झनकृत हो रही थीं और उनके द्वारा बजाए गए स्वर पदार्थ की श्रृंखलाओं की लहरों जैसे थे। वे बादलों में फैल रहे थे और नीले बादलों का सागर वीणा के संगीत की लय के साथ हिल रहा था और कंपन कर रहा था। संगीत पर सिर्फ बादल ही प्रतिक्रिया नहीं दे रहे थे। कवच, हथियार और विदेशी खजानों समेत हर चीज वीणा के संगीत के प्रभाव में शारीरिक रूप से मुड़ने और मुड़ने लगी। वे पके हुए नूडल्स की तरह ढीले हो गए, वीणा की धुन के साथ लहराने लगे। संगीत की धुन से विशालकाय बादल ड्रैगन के विशाल शरीर विकृत हो रहे थे और हर नई घुमावदार सुर के साथ उनकी हड्डियां और भी चकनाचूर हो रही थीं। कुछ ही देर में विशाल ड्रैगन हड्डियों के बिना मांस की छड़ियों में सिमट गए। ये दृश्य देखकर हान सेन के सिर में झुनझुनी होने लगी। उसे नहीं पता था कि बाउकिन किस तरह की ध्वनि सामग्री वाली श्रृंखला शक्ति का इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन वह हर चीज को कुचल रही थी। ये बहुत डरावना था। उस शक्ति के बावजूद बाउकिन का पलड़ा भारी नहीं था। राक्षसी आत्मा का वह काला रूप ध्वनि शक्तियों के बीच चमकता रहा। हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि उसने किस तरह का क्षेत्र इस्तेमाल किया है, लेकिन उस प्राणी की शक्तियां उसे बाउकिन की विकृत शक्ति से बचा रही थीं। हालांकि बाउकिन के हमले धीरे धीरे राक्षसी आत्मा की गति और शक्ति को कम कर रहे थे।
राक्षसी आत्मा की आंखें किसी भूत जैसी थीं और वे बाओकिन को बिना पलक झपकाए घूर रही थीं। बाओकिन ने कई बार राक्षसी आत्मा की नजरों का सामना किया, लेकिन हानसेन अपनी नई राक्षसी आत्मा का इस्तेमाल करके राक्षसी आत्मा की आंखों में झांकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हानसेन को नहीं पता था कि रक्त नेत्र वाले दुष्ट देवता की शक्ति वास्तव में कितनी प्रबल है, और उसे ये भी नहीं पता था कि कौन सी शक्तियां उसे रोक सकती हैं। उस राक्षसी आत्मा ने अब तक भयावह क्षमताएं प्रदर्शित की थीं, इसलिए हानसेन ने उसकी आंखों में प्रवेश करने का विचार छोड़ दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, हानसेन को जल्दी ही एक निराशाजनक बात का एहसास हुआ। बाओकिन राक्षस आत्मा के बराबर नहीं था। राक्षस धीरे धीरे उसे घेर रहा था। बाओकिन ने भागने की बहुत कोशिश की, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद वह उस राक्षसी आत्मा को नहीं भगा सका। चरम राजा के लिए स्थिति लगातार खतरनाक होती जा रही थी। हानसेन को उम्मीद थी कि बाओकिन और राक्षसी आत्मा एक दूसरे को बराबर बराबर घायल कर देंगे, ताकि हानसेन उन दोनों पर झपट्टा मारकर उन्हें खत्म कर सके। लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि दोनों योद्धाओं के बीच शक्ति का अंतर बहुत ज्यादा था। बाओकिन के पास राक्षसी आत्मा को घायल करने का भी कोई मौका नहीं था। अगर बाओकिन मारा गया तो उसकी आंखों से हानसेन को मिलने वाली सुरक्षा नष्ट हो जाएगी। हानसेन को भागना होगा। ऐसा होने पर राक्षसी आत्मा शायद उसे निशाना बनाएगी। अगर हानसेन अब भागना भी चाहता तो उसके ऐसा करने के ज्यादातर मौके खत्म हो चुके थे। सभी बादल जानवर जैनोजैनिक या तो मर चुके थे या भाग गए थे। बाओकिन को जल्द ही किसी और प्राणी की नजर नहीं मिलने वाली थी, इसलिए हानसेन अपनी रक्त नेत्र दुष्ट देवता जानवर आत्मा का इस्तेमाल करके भाग नहीं सकता था। वह राक्षस आत्मा सिर्फ दूसरों की आंखों से ही बातचीत कर सकती थी। उसके पास मिस मिरर जैसी दर्पण शक्तियां नहीं थीं। अगर हानसेन बिना देखे भागना चाहता था तो उसे अपने मेजबान से किसी और की आंखों में आंखें डालकर बात करनी पड़ती थी। वेदना। राक्षसी आत्मा ने बाओकिन की छाती पर जोरदार प्रहार किया, जिससे उसका कवच फट गया। बाओकिन की जैद जैसी छाती की दैवीय मांसपेशियां छिन्न भिन्न हो गईं और घाव में खून बहने लगा। लेकिन ईश्वरीय रक्त बाहर नहीं गिरा। रक्त काली धुएं जैसी धूल में बदल गया, जो भाप की तरह ऊपर उठी। यह एक छोटे बल्कि अशांत करने वाले बादल में बदल गया। धुएंदार धूल जैसे देवरक्त को देखकर राक्षस आत्मा ने भूख से अपने होंठ चाटे और बाओकिन के पास पहुंच गई। डिंग। बाओकिन की वीणा का एक तार टूट गया और खून का एक नया विस्फोट धुएं में बदल गया और बादलों के बीच एक फूल की तरह खिल गया। बाओकिन इससे बच नहीं पाएगा। हानसेन ने अपना फैसला सुना दिया। उसने वांजी रूबिक्स क्यूब बंद कर दिया, और जब घायल बाओकिन की नजर राक्षसी आत्मा से पड़ी तो वह राक्षसी आत्मा की आंखों में कूद गया। कृपया इसे काम करने दो, हानसेन ने हताश होकर प्रार्थना की। राक्षसी आत्मा की आंखें शार्क की बेजान आंखों जैसी थीं। वे आग की तरह लाल थीं। वे काफी पारदर्शी लग रही थीं। हानसेन को नहीं पता था कि रक्त नेत्र दुष्ट देव पशु आत्मा उनमें शरण ले पाएगी या नहीं। अगले ही पल हानसेन को एहसास हुआ कि उसकी नजर वाकई बदल गई है। जब उसे एहसास हुआ कि वह सीधे घायल बाओकिन को देख रहा है तो उसके अंदर खुशी और राहत की लहर दौड़ गई। उसे पता चल गया कि अब वह राक्षसी आत्मा की आंखों में बस गया है। राक्षसी आत्मा की आंखों से देखना हानसेन की कल्पना से बिल्कुल अलग था। क्योंकि राक्षस की आंखें बहुत लाल थीं, हानसेन ने सोचा था कि उनसे देखने पर रंगा हुआ और धुंधला सा नजारा दिखेगा। लेकिन राक्षस की आंखों से देखने पर दृश्य पूरी तरह से काला और सफेद दिखाई दे रहा था। हानसेन को बस धूसर रंग के अलग अलग शेड्स का धुंधलापन दिखाई दे रहा था। हानसेन को यह समझने में बस एक पल लगा कि उसकी आंखें उस राक्षसी आत्मा की आंखों के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रही हैं। उसने अपनी और राक्षसी आत्मा की दृष्टि के बीच के अंतर को कम करने के लिए अपनी बैंगनी आंखों वाली तितली का इस्तेमाल किया, और उसके सामने की छवियां तुरंत धुंधली हो गईं। अगर उसकी बैंगनी आंखों वाली तितली सक्रिय न होती तो यह एक तेज गति वाली ट्रेन से बाहर देखने जैसा होता, जिसका दृश्य क्षेत्र बेहद संकीर्ण होता। बाहर से जो कुछ भी वह देख रहा था वह अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ रहा था, और वस्तुएं धुंधली और पहचानना मुश्किल हो रहा था। हालांकि बैंगनी आंखों वाली तितली की मदद से हानसेन सब कुछ देख सकता था। राक्षसी आत्मा बाओकिन के सामने मंडरा रही थी। उस आदमी की वीणा का हर तार टूट गया था, और राक्षसी आत्मा के भूत जैसे हाथ वीणा में घुसकर बाओकिन की छाती में घुस गए। बाओकिन के देवतुल्य रक्त का धुआं फैल रहा था। बाओकिन ने दांत पीस लिए और उसके शरीर से एक तेज रोशनी निकली। उस आदमी की उंगलियां बिना तारों वाली वीणा की ओर बढ़ीं। तभी उसकी उंगलियों के नीचे कुछ अदृश्य तार प्रकट हुए।
हर तार से एक अजीब सी ध्वनि शक्ति निकली जो अंतरिक्ष को चीरती हुई एक विशाल अंतरिक्ष भंवर बना रही थी। इस भंवर ने आसपास के बादलों को अपनी ओर खींचा और फिर राक्षसी आत्मा और खुद बाओकिन को अपनी ओर खींचने लगा। भंवर के बल का प्रतिरोध करने के लिए राक्षसी आत्मा को दूर टेलीपोर्ट होना पड़ा। दूसरी ओर बाओकिन का शरीर अंतरिक्ष भंवर में समा गया। थोड़े समय बाद अंतरिक्ष भंवर गायब हो गया। राक्षसी आत्मा ने ठंडी आवाज में गुर्राहट की। वह पलटी और अपनी समुद्री राक्षसी गाड़ी पर वापस आ गई। विशाल बादल ड्रैगन सभी मर चुके थे, इसलिए गाड़ी बस अपनी जगह पर लटकी हुई थी। राक्षसी आत्मा ने अपना हाथ हिलाया और बादलों का समुद्र हिलने लगा। बादल बवंडर बन गए जो और भी बादलों को अपनी ओर खींचकर निगल गए। जल्द ही ये बवंडर नए बादल ड्रैगन में बदल गए जो समुद्री दानवकार की ओर उड़ गए। हान सेन स्तब्ध रह गया। इस राक्षसी आत्मा की शक्तियां और तकनीकें अद्भुत थीं। हान सेन के लिए ये समझना मुश्किल था कि इतने सारे बादल ड्रैगन को इतनी जल्दी बुलाने के लिए उसे कितनी शक्ति की जरूरत पड़ी होगी। मैं उसे खुद को ढूंढने नहीं दे सकता। उसे अंधा कर देना भी मुझे सफलतापूर्वक भागने के लिए काफी नहीं होगा, हान सेन का मानना था। राक्षस आत्मा समुद्री दानव गाड़ी में वापस आ गई थी। गाड़ी मुड़ी और बादलों के गहरे समुद्र की ओर चल पड़ी। चारों ओर के जेनोजेनेसिस और बादल के जानवर अब मर चुके थे। बस वो गाड़ी बची थी जिसमें राक्षस आत्मा यात्रा करती थी। समुद्री राक्षस गाड़ी पूरी लड़ाई के दौरान सुरक्षित रही थी। हान सेन सोच भी नहीं पा रहा था कि वो किस चीज से बनी होगी। हान सेन बादल ड्रैगन की आंखों का इस्तेमाल करके वहां से निकलना चाहता था, लेकिन बादल ड्रैगन सीधे राक्षसी आत्मा की तरफ देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। राक्षसी आत्मा ने भी उनकी तरफ नहीं देखा, इसलिए हान सेन को वह मौका नहीं मिल पाया जिसकी उसे जरूरत थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक राक्षस आत्मा मुझे नहीं देखती, वह अंततः किसी और प्राणी की आंखों में देखेगी। देर सवेर मैं बच निकलने में कामयाब हो जाऊंगा। जैसे जैसे राक्षस आत्मा हान सेन की उपस्थिति से बेखबर रही, हान सेन आखिरकार शांत होने लगा। पत्थर की गाड़ी के अंदर राक्षसी आत्मा बिना आंखें बंद किए आगे की ओर देख रही थी। शायद उस प्राणी की आंखें बंद ही नहीं हो पा रही थीं। राक्षसी आत्मा की आंखों से देखते हुए हान सेन को पत्थर की गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा था। पत्थर की दीवारों पर शब्द लिखे हुए थे। चूंकि राक्षसी आत्मा की दृष्टि पूरी तरह से काले और सफेद रंग की थी, हान सेन शब्दों के असली रंग नहीं बता पाया। हान सेन ने जिन चीजों को देखा उनमें से ज्यादातर धूसर रंग की थीं। शब्द एक छोटी सी लिपि में लिखे गए थे और हर अक्षर एक मक्खी से भी बड़ा नहीं था। लेकिन जब हान सेन ने गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वे सभी शब्द प्राचीन और मजबूत थे, मानो उनके भीतर एक अनंत अद्भुत ब्रह्मांड बसा हो। हान सेन खुश था। उसने सोचा कि यह कोई उच्च स्तरीय जीनोकला होगी, लेकिन यह ब्रह्मांड की आम भाषा में लिखी गई थी। चूंकि यह उसकी अपनी भाषा में लिखी गई थी, इसलिए उसे याद रखना आसान होगा। लेकिन जब उन्होंने थोड़ा गौर से देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि ये शब्द कोई जेनो आर्ट नहीं थे। दरअसल उनकी विषयवस्तु भ्रामक, लगभग निरर्थक थी। हान सेन समझ नहीं पा रहा था कि लिखावट कहाँ से शुरू हुई थी। ऐसा लग रहा था कि लिखावट गाड़ी की कई दीवारों पर फैली हुई है, लेकिन चूंकि राक्षसी आत्मा अपना सिर घुमा रही थी, हान सेन सिर्फ वही दीवार देख पा रहा था जो उसके ठीक सामने थी। तुम्हारे प्यार का इस्तेमाल करके अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं। मुझे बहुत अफसोस है। मैं फिर से यही इच्छा कर सकता था, प्यार को जिंदा कर सकता था, लेकिन मुझे भारी तकलीफ सहनी पड़ती। यही वजह है कि मैं एक शैतान बन गया और मैं इस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाया। मैं इस जिंदगी को खत्म करना चाहता हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। हान सेन ने इसे पूरा पढ़ा और जब वह जो देख सकता था उसके अंत तक पहुंच गया तो रुक गया। क्या इसे लिखने वाले ने किसी देवता से कोई इच्छा की थी और फिर उस इच्छा पर पछतावा किया? इच्छा करने वाला कौन है? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने 2 बार इच्छा करने की कोशिश की। आम लोग सिर्फ एक ही इच्छा करते हैं और उसका परिणाम भुगतते हैं, लेकिन इसने 2 इच्छाएं की। राक्षस बनने की इच्छा। क्या ये राक्षसी आत्मा ही है जिसने इसे लिखा है? हान सेन उलझन में था। ये लगभग अकल्पनीय था, लेकिन हान सेन की जानकारी के आधार पर यह ज्यादा संभावना थी कि दीवारों पर लिखने वाली राक्षसी आत्मा ही थी। समुद्री राक्षस कार के अंदर और कौन कुछ लिख सकता था? यह अफसोस की बात है कि मैं पूरी सामग्री नहीं देख पा रहा हूं। अगर मैं देख पाता तो मैं कारण और परिणाम समझ पाता। अगर यह राक्षसी आत्मा सचमुच वही व्यक्ति है जिसका पाठ में जिक्र है, तो आज का राक्षस बनने से पहले वह जरूर कोई अद्भुत व्यक्ति रहा होगा। हान सेन मन ही मन सोचता रहा, तभी राक्षसी आत्मा की दृष्टि बदल गई।
राक्षसी आत्मा ने उसकी बाईं ओर देखा और हान सेन ने उसकी निगाहों का पीछा किया। उस दीवार पर भी कुछ खुदा हुआ था, लेकिन राक्षसी आत्मा की नजर शब्दों पर नहीं टिकी। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और हान सेन के पास शब्दों को पढ़ने का समय ही नहीं था। हालांकि जब राक्षस आत्मा दूसरी दिशा में मुड़ी तो हान सेन को एक महिला की छवि दिखाई दी। चित्र बहुत सादा था, उसमें बस कुछ रेखाएं थीं, लेकिन एक लंबे बालों वाली औरत की आकृति बनाने के लिए काफी थी। कोई चेहरा नहीं था, लेकिन सिर्फ आकृति ही हान सेन को यह बताने के लिए काफी थी कि वह सुंदर थी। राक्षस आत्मा ने पत्थर पर उकेरी गई स्त्री की छवि को देखा। उसने धीरे से हाथ बढ़ाकर पत्थर को छुआ, लेकिन उसके हाथ धूल जैसे थे। पत्थर को छूते ही उसकी उंगलियां धुएं की तरह फैल गईं। राक्षसी आत्मा उस स्त्री की मूर्ति तक पहुंचने की कोशिश करती रही, लेकिन हर बार जब वह उसे छूती तो उसका हाथ धूल के गुबार में गायब हो जाता। और जब वह पत्थर की पट्टिका से अपने हाथ हटाती तो धूल से बिखरे उसके हाथ फिर से एक हो जाते। किसी वजह से हान सेन को गले में एक गांठ सी महसूस हुई। इस दृश्य ने उसे उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा भावुक कर दिया। राक्षसी आत्मा ने कई बार हाथ बढ़ाया, तस्वीर पर अपनी उंगलियां फेरने की नाकाम कोशिश की, लेकिन आखिरकार उसने हार मान ली। इसके बजाय वह बस पत्थर की दीवार पर लगी उस औरत की तस्वीर को देखता रहा। वह उसे देखते देखते एकाग्र हो गया। हान सेन देख सकता था कि उस औरत की तस्वीर के बगल में कुछ छोटे छोटे शब्द लिखे थे। जब उसने ध्यान लगाया तो वह पढ़ सका कि क्या लिखा है। मैं 30 करोड़ साल तक बूढ़ा नहीं होऊंगा, लेकिन फिर भी मैं फिर कभी तुम्हारा चेहरा नहीं छू पाऊंगा। जैसे ही हान सेन ने ये शब्द पढ़े, उसके पेट में एक घिनौनी भावना और भी गहरी होती गई। वह त्रासदियों का प्रशंसक नहीं था, लेकिन उन शब्दों को देखकर ही उसे समझ आ गया कि वह किस तरह की त्रासदी देख रहा है। राक्षसी आत्मा ने अपना सिर एक तरफ झुका लिया ताकि वह बस उस स्त्री की तस्वीर को देख सके। वह हिला तक नहीं और समय यूं ही बीतता गया। इस गतिहीन अवस्था में कम से कम 1 घंटा बीत गया और समुद्री राक्षसी कार लगातार आगे बढ़ती रही। उसे विशाल बादल ड्रैगन खींच रहे थे, जिन्हें राक्षसी आत्मा ने बादलों से बुलाया था। अगर हान सेन भागना भी चाहता तो भी अभी उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। उसके पास इंतजार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। सौभाग्य से मैंने छोटी लाल चिड़िया को बाव एयर के साथ भेज दिया। अगर छोटी लाल चिड़िया मेरे साथ यहाँ फंस जाती तो बाव एयर खतरे में पड़ जाती, हान सेन ने मन ही मन सोचा। हान सेन को नहीं पता था कि राक्षसी आत्मा समुद्री राक्षस कार से कब बाहर निकलेगी। हान सेन ने देखा कि राक्षसी आत्मा की नजरों में उसका कोई भी काम उसका ध्यान खींचने वाला नहीं था। इसलिए उसने वान एयर को बुलाया, जिसे उसने डेस्टिनीज टावर के अंदर रखा था। वानर इस पूरे समय कोमा में थी और वह जागी नहीं थी। हान सेन उसे हर दिन अपनी बाहों में नहीं रख सकता था, इसलिए उसने उसे डेस्टिनीज टावर के अंदर रखा था। हान सेन के सी ऑफ सोल में डेस्टिनीज टावर था और वानर जब तक अंदर थी तब तक उसका रंग गोरा नहीं हुआ था। अगर मुझे भागने का कोई मौका नहीं मिला तो मुझे वान एयर की शक्ति की जरूरत पड़ सकती है। हान सेन ने उसकी हालत देखी और उसने देखा कि वह कुछ हद तक ठीक हो गई थी। हालांकि उसका शरीर अभी भी कमजोर था, लेकिन पहले जैसा घिनौना बेहोशी नहीं थी। उसके अचानक दम तोड़ने की कोई संभावना नहीं थी। सचमुच सुनहरे बालों का ही तो असर था जिसने उसे मौत के इतने करीब ला दिया था। जब तक उसके बाल काले रहते हैं वह ठीक हो जाती है, लेकिन उसकी हालत बहुत धीमी है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन जाने उसे फिर से सामान्य होने में कितना समय लगेगा। हान सेन ने अपनी शक्ति उसमें डालने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह अपनी शक्ति वानर के शरीर में डाल सकता था, लेकिन उसका शरीर ऊर्जा को अवशोषित नहीं कर पाया। ये छिद्रों से भरे प्याले में पानी डालने जैसा था। चाहे वह कितनी भी ताकत लगाए, वह रिस कर बाहर आ ही जाता। वह कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने वानर को वापस डेस्टिनीज टावर में डाल दिया। उसने वांजी रूबिक्स क्यूब का इस्तेमाल करके खजाने की पहचान करने वाले एल्डर से संपर्क किया। जब वीडियो प्रसारण आखिरी बार रुका तो खजाने की पहचान करने वाले बुजुर्ग पर इसका ज्यादा असर नहीं पड़ा था। वे पहले ही जरूरी पैसा कमा चुके थे। उनका मुनाफा भले ही ज्यादा न हुआ हो, लेकिन उनकी कमाई अभी भी अच्छी खासी थी। कई प्राणी चाहते थे कि वीडियो चलता रहे, लेकिन खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग के पास और कोई फुटेज नहीं था, इसलिए उन्होंने स्ट्रीम रोक दी। जब हान सेन ने खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग से दोबारा संपर्क किया तो खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग अपने कमरे में अकेले थे। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि यह फैन किंग यू नहीं था जो वांजी रूबिक्स क्यूब के माध्यम से उससे संपर्क कर रहा था, तो उसने भौहें चढ़ाई और पूछा, किंग यू कहाँ है?
चिंता मत करो, खजाना पहचान करता एल्डर किंग यू ठीक है, लेकिन मैं उससे अलग हो गया था। क्या मेरे लिए उससे और बाकियों से संपर्क करने का कोई तरीका है? यही कारण था कि हान सेन खजाना पहचान करता एल्डर से संपर्क कर रहा था। वांजी रूबिक्स क्यूब 1000 खजानों की एक महत्वपूर्ण संपत्ति है। केवल बड़े सदस्यों को ही इसे रखने की अनुमति है। किंग यू का वांजी रूबिक्स क्यूब मेरा है और उसके पास केवल एक ही है। अगर आपके पास वांजी रूबिक्स क्यूब है तो जब तक वे तियानिक्सिया सिस्टम में हैं, उनसे संपर्क करने का कोई तरीका नहीं है। खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग ने रुककर पूछा, क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ हैं? मैं उन्हें निकालने के लिए लोगों को तियानिक्सिया सिस्टम भेज सकता हूँ। हान सेन ने कुछ नहीं कहा। अगर वह फैन किंग यू के साथ होता तो वह खजाने की पहचान करने वाले बुजुर्ग को उनकी लोकेशन बता देता। लेकिन बाओ एर और बाकी लोग उसके साथ थे और हान सेन को अपनी सुरक्षा का जिम्मा इस आदमी पर नहीं सौंपा गया था। खजाना पहचानने वाला बुजुर्ग समझदार था। वह जानता था कि हान सेन किस बात को लेकर चिंतित है। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, दरअसल अगर हम उन्हें ढूंढने भी निकल जाएं, तो भी मुझे शक है कि हम ऐसा कर पाएंगे। एक्सट्रीम किंग के कुलीन और कई अन्य लोग तुम्हें पकड़कर एक्सट्रीम किंग के पास वापस ले जाना चाहते हैं। उन्हें पहले ही तियानिक्सिया सिस्टम में पहुंच जाना चाहिए था। पारंपरिक खोज और बचाव दल के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। अगर तुम अपने दोस्तों और किंग यू को बचाना चाहते हो तो एक और रास्ता है। आप कह रहे हैं कि मुझे अपनी लोकेशन लीक करने के लिए वांजी रूबिक्स क्यूब का इस्तेमाल करना चाहिए। हान सेन तुरंत समझ गया कि खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग क्या कहना चाह रहा था। खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, चरम राजा तुम्हें ढूंढने आए हैं, तुम्हारे साथियों को नहीं। अगर तुम उन्हें अपनी जगह बताते रहोगे तो उनके पास सामान्य खोजबीन करने का कोई कारण नहीं होगा जिससे किंग यू और बाकी लोगों को खतरा हो सकता है। मैं इसके बारे में सोचूंगा। हान सेन ने वांजी रूबिक्स क्यूब बंद कर दिया। अब रूबिक्स क्यूब इस्तेमाल करने का क्या मतलब? वह तो आत्मा दानव की आंखों के अंदर था। अगर वह वीडियो स्ट्रीमिंग शुरू कर दे तो लोगों को सिर्फ पत्थर की गाड़ी का अंदरूनी हिस्सा ही दिखाई देगा। इससे किसी को कोई फायदा नहीं होगा। हान सेन को एक पल इंतजार करना था जब एक वीडियो स्ट्रीम एक्सट्रीम किंग को ठीक ठीक बता दे कि वह कहाँ है। तभी रूबिक्स क्यूब को वापस चालू करना उचित होगा। मुझे सच में उम्मीद है कि राक्षस आत्मा जल्द ही समुद्री राक्षस कार छोड़ने की योजना बना रही है। अगर उसने यहाँ कुछ 100 साल रुकने का फैसला किया तो ये बुरा होगा, हान सेन ने उदास होकर सोचा। खुशकिस्मती से हान सेन की चिंताओं ने उसकी स्थिति पर कोई असर नहीं डाला। सबसे बुरी स्थिति की कल्पना करने में उसने जो समय बिताया, उसके बावजूद वह घटित नहीं हुआ। आधे दिन की और यात्रा के बाद सी डेमन कार रुक गई। आखिरकार उस आत्मा दानव ने गाड़ी की दीवार से अपनी नजरें हटा ली। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और बाहर निकल गया। वह आखिरकार बाहर आ गया। हान सेन खुशी से भर गया, लेकिन जब उसने गाड़ी के बाहर क्या देखा तो वह स्तब्ध रह गया। तियानिक्सिया सिस्टम में प्रवेश करने से पहले हान सेन ने उस जगह के बारे में काफी शोध किया था। उसे पता चला था कि यह सिस्टम बादलों और कोहरे से भरा हुआ है, लेकिन इसके भीतर किसी ग्रह के अस्तित्व का पता नहीं था। लेकिन जैसे ही राक्षसी आत्मा गाड़ी से बाहर निकली, हान सेन ने बादलों में एक विशाल द्वीप को लटकते देखा। उनके चारों ओर के बादल अब बिल्कुल सफेद थे, उन नीले बादलों से बिल्कुल अलग जो हान सेन ने पिछली बार देखे थे। ये रोएदार सफेद बादल ऐसे लग रहे थे जैसे किसी साधारण आकाश के हों। राक्षसी आत्मा द्वीप की घास पर गिर पड़ी। जैसे ही राक्षसी आत्मा ने उसे छुआ, ताजी हरी घास धूल में बदल गई। धूल उड़कर राक्षसी आत्मा के पैरों के चारों ओर नाचने लगी, मानो किसी टूटी हुई कब्र से राख उड़ रही हो। जब वह लड़ता था तो राक्षसी आत्मा इतनी तेजी से चलती थी कि ऐसा लगता था जैसे वह टेलीपोर्ट हो रही हो। हालांकि इस जगह पर वह एक सामान्य व्यक्ति की तरह धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था और द्वीप के केंद्र में एक पहाड़ की ओर बढ़ रहा था। छोटा पहाड़ ज्यादा ऊंचा नहीं था, शायद उसकी चोटी सिर्फ 400 मीटर की थी। हान सेन इतने छोटे पहाड़ को एक ही छलांग में पार कर सकता था। राक्षसी आत्मा भी शायद सिर्फ एक विचार से ऐसा कर सकती थी। लेकिन इसके बजाय वह राक्षस आत्मा पहाड़ पर कदम दर कदम चढ़ रही थी। वह धैर्यपूर्वक, लगभग व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ रही थी। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? हान सेन ने उत्सुकता से सोचा। हालांकि वह भागना चाहता था, लेकिन वहां कोई ऐसा जीव नहीं था जिसकी आंखों में वह कूद सके। द्वीप घास से ढका हुआ था और अजीबोगरीब फूलों से भरा हुआ था, लेकिन वहां कोई जीव दिखाई नहीं दे रहा था। राक्षसी आत्मा ने समुद्री राक्षसकार को बादल ड्रैगन की तरफ देखे बिना ही छोड़ दिया।
इस वजह से हान सेन बादल ड्रैगन की आंखों में कूदकर भी नहीं बच सका। चूंकि हान सेन भाग नहीं सकता था, इसलिए उसने अपना समय यह अंदाजा लगाने में बिताया कि पहाड़ पर राक्षसी आत्मा क्या करेगी। हालांकि उसके पास कोई भी विश्वसनीय सिद्धांत गढ़ने के लिए बहुत कम जानकारी थी। जब राक्षसी आत्मा पहाड़ की चोटी पर पहुंची तो हान सेन को एहसास हुआ कि पहाड़ की चोटी समतल थी। वह लगभग एक बास्केटबॉल कोर्ट के आकार की थी और उसके बीचों बीच एक इमारत खड़ी थी। इमारत 2 मंजिला थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे खूबसूरत लकड़ी से बनाया गया हो। इमारत चारों ओर से खूबसूरत बाड़ों से घिरे बगीचों से घिरी हुई थी। बगीचे हरियाली से भरे थे, लेकिन न तो सुंदर थे और न ही अच्छी तरह से रखे गए थे। वे काफी बदसूरत थे और केवल उन्हें घेरने वाली दीवारें ही अच्छी थीं। बाड़ में एक लकड़ी का दरवाजा खुला था। जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, हान सेन ने जमीन में गड़ा हुआ एक लकड़ी का तख्ता देखा। उस पर 3 शब्द लिखे थे, नो लव हाउस। लव हाउस नहीं, इसका क्या मतलब है? हान सेन ने सोचा। राक्षसी आत्मा बाड़ के ठीक बाहर जाकर रुक गई। लकड़ी का दरवाजा बंद नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसने आंगन में जाने से मना कर दिया हो। वह बाड़ के बाहर खड़ा होकर दूसरी मंजिल की खिड़की की ओर देख रहा था। हान सेन ने सोचा कि शायद राक्षसी आत्मा कुछ दिलचस्प करेगी, लेकिन वह लगभग 1 घंटे तक वहीं खड़ा रहा। वह 1 इंच भी नहीं हिला। पर्पल फाइट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। दूसरी मंजिल से एक औरत की आवाज आई। उसका स्वर कठोर और दूर से सुनाई दे रहा था। राक्षस आत्मा वहीं रुकी रही। वह हिली तक नहीं और उसकी नजरें दूसरी मंजिल की खिड़की पर ही टिकी रहीं। लकड़ी के घर के अंदर बैठी औरत ने खिड़की खोली और गुस्से से राक्षसी आत्मा को देखा। उसने दांत पीसते हुए कहा, दफा हो जाओ। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। या तुम मेरी इच्छा पूरी करो या फिर मुझे मार डालो। पर्पल फाइट नाम सुनकर हान सेन को लगा कि यह बहुत जाना पहचाना लग रहा है। अपनी याददाश्त पर जोर डालने के बाद उसने नाम याद किया। उसकी आंखें और मुंह आश्चर्य से खुले रह गए। ये नाम मेरे कानों में बिजली की गड़गड़ाहट जैसा है। सेक्रेड के 10 जनरलों में से एक अजेय जनरल पर्पल फाइट था। हान सेन ने सेक्रेड पर शोध करने में काफी समय बिताया था। पर्पल आई बटरफ्लाई से लड़ाई के बाद उसने 10 जनरलों पर बारीकी से शोध किया। हालांकि अंततः वह उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जान पाया, लेकिन जो थोड़ी बहुत जानकारी उसने इकट्ठा की थी उससे उसे जनरल पर्पल फाइट काफी प्रभावशाली लगी थी। अकेले लड़ते हुए भी वह अजेय था, जिसके कारण उसे अजेय एकल उपनाम मिला। ये नाम पूरी तरह से दर्शाता था कि जनरल पर्पल फाइट कितना भयावह था। एक किंवदंती के अनुसार पर्पल फाइट के जनरल बनने से पहले वह सेक्रेड लीडर का दुश्मन था। एक समय तो सेक्रेड लीडर खुद पर्पल फाइट के खिलाफ आमने सामने की लड़ाई में हार गया था। इसीलिए पर्पल फाइट को अजेय सोलो की उपाधि मिली। इसके बाद सेक्रेड लीडर ने पर्पल फाइट को हराने और उस पर अपना अधिकार जताने के लिए किसी तरह की चाल चली। पर्पल फाइट सेक्रेड के 10 जनरलों में सबसे ताकतवर बन गया। क्या ये राक्षस आत्मा जनरल पर्पल फाइट है? हान सेन को विश्वास करना मुश्किल लगा। 10 जनरलों में से जनरल घोस्ट बोन सेना का नेतृत्व करने में सबसे आगे थे और पर्पल आई बटरफ्लाई खुफिया जानकारी जुटाने में सबसे आगे थे। लेकिन अकेले लड़ने में पर्पल फाइट सबसे आगे थे। एक पर एक मृत्यु मैच में ब्रह्मांड की 3 सर्वोच्च जातियों के नेता उसे हरा नहीं सके। राक्षसी आत्मा ने देखा कि वह स्त्री उसे देख रही है, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसने बस उसकी नजरों का जवाब दिया। हान सेन हिचकिचाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे राक्षसी आत्मा की आंखों में ही रहना चाहिए या औरत की आंखों में छलांग लगा देनी चाहिए। वह औरत पर्पल फाइट को लगातार तीखे अपशब्द और गालियां देती रही, लेकिन राक्षसी आत्मा बिना हिले डुले बस उसे देखती रही। उसने उसकी बातों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई डांट ही नहीं पड़ रही हो। इससे हान सेन को आश्चर्य हुआ कि क्या वह राक्षसी आत्मा असल में वही पर्पल फाइट नहीं थी जिसका जिक्र उस औरत ने किया था। जब वह औरत चिल्लाते चिल्लाते थक गई तो राक्षसी आत्मा एक वस्तु ले आए। वह वस्तु उसके हाथ में कहीं से प्रकट हुई और वह उसे फाटक तक ले गया। उसने लकड़ी या बाड़ को छुआ तक नहीं। जब हान सेन ने वह चीज देखी जो राक्षसी आत्मा ने जमीन पर रखी थी तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह एक किताब थी। किताब पत्थर की बनी थी और उसके कवर पर 7 शब्द लिखे थे, चरम राजा का चौंकाने वाला विश्व रिकॉर्ड। हे भगवान, यह एक्सट्रीम किन की एक्सक्लूसिव जीनो आर्ट है। राक्षसी आत्मा को ये कैसे मिली? हाँ, उसे यह बाओकिन से मिली होगी।
बाओ किन ने राक्षसी आत्मा से लड़ते समय इसे अपने पास कहीं रखा होगा, हान सेन ने सोचा। जब उस महिला ने एक्सट्रीम किंग का चौंकाने वाला विश्व रिकॉर्ड देखा तो वह और भी ज्यादा परेशान हो गई। वह चीखी, पर्पल फाइट, तुम मुझे दुनिया की सारी जेनो आर्ट्स लाने का क्या मतलब है? मेरे लिए वे बेमानी हैं। या तो मुझे मार दो या मुझे जाने दो। हान सेन झिझक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे राक्षसी आत्मा की आंखों में रहना चाहिए या इस औरत की आंखों में कूद जाना चाहिए। उस औरत ने जो कहा था उससे उसे अंदाजा हो गया था कि उसे इस घर में किसी राक्षसी आत्मा ने कैद कर रखा है। अगर हान सेन उसकी आंखों में गिर पड़ा तो भले ही उसे उसकी मौजूदगी का पता न चले, फिर भी मुमकिन था कि वह उस जगह से कभी बाहर न जाए। लेकिन अगर वह राक्षसी आत्मा की आंखों के अंदर रहा तो कौन जाने उसे समुद्री राक्षसी रथ के अंदर कितने समय तक रहना पड़ेगा। कुछ 100 साल तक समुद्री राक्षसी रथ में अंगूठों को घुमाते रहना उसके लिए बहुत ही दुखद होगा। उस औरत से निपटना राक्षसी आत्मा से ज्यादा आसान होगा। अगर मुझे पकड़ भी लिया गया तो भी बच निकलना उतना मुश्किल नहीं होगा। हान सेन को एहसास हो गया कि राक्षसी आत्मा जाने ही वाली थी। अपनी झिझक दूर करते हुए हान सेन ने उस औरत की आंखों में खुद को देखा, इससे पहले कि राक्षसी आत्मा उससे नजरें मिला पाती। औरत के श्राप अभी भी उसके चारों ओर गूंज रहे थे और राक्षसी आत्मा घर से दूर पहाड़ी से नीचे चली गई। राक्षसी आत्मा को पीछे हटते देख हान सेन का मन उदास हो गया। आखिरकार सामान्य स्थिति में वापस। उस महिला की दृष्टि के साथ हान सेन आखिरकार फिर से रंग देख पा रहा था। राक्षसी आत्मा की एकरंगी आंखों में फंसने के बाद सामान्य दृष्टि पाना राहत की बात थी। जब उस औरत ने देखा कि राक्षसी आत्मा आखिरकार चली गई है तो उसने गालियां देना बंद कर दिया। फिर वह खिड़की से मुंह मोड़कर चली गई। औरत ने इधर उधर देखा और जैसे ही उसने देखा हान सेन ने उसकी निगाहों का पीछा किया। घर का अंदरूनी हिस्सा किताबों की अलमारियों से भरा हुआ था और सभी अलमारियों में किताबें सजी हुई थीं। हालांकि महिला की आंखें बहुत तेज चल रही थीं, जिसके कारण हान सेन किताबों के शीर्षक नहीं पढ़ पा रहा था। औरत नीचे उतरी और घर से बाहर निकल गई। अपने पहले के गुस्से के बावजूद वह उस किताब के पास गई जो राक्षसी आत्मा घास पर छोड़ गई थी और उसे उठा लिया। घर लौटते ही उस महिला ने एक्सट्रीम किंग का शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड जमीन पर फेंक दिया। उसने उस पर कई बार पैर पटके और अपना बचा हुआ गुस्सा निकाला। कुछ देर बाद उस महिला ने एक्सट्रीम किंग का चौंकाने वाला विश्व रिकॉर्ड उठाया। उसने उसे कपड़े से साफ किया और फिर किताबों की अलमारी पर रख दिया। इसके बाद महिला बेचैन हो गई। वह उठी और उसी बुकशेल्फ के पास वापस चली गई और शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड को थोड़ा सा अपनी जगह पर रख दिया। क्या इस औरत को ओसीडी है? हान सेन को लगा कि यह औरत थोड़ी अजीब है। इस पहाड़ पर और कोई जीव नहीं था, बस एक लकड़ी के घर में अकेली रहने वाली यह औरत थी। हान सेन उसकी नजरों से बचना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो ऐसा करना नामुमकिन होगा। मुझे नहीं पता कि यह औरत क्या कर सकती है। अगर उसकी शक्ति औसत है तो मैं बस तब तक इंतजार कर सकता हूं जब तक मुझे यकीन न हो जाए कि राक्षसी आत्मा चली गई है। फिर मैं उसकी आंखों से बचकर भाग सकता हूं। उस स्थिति की तैयारी में हान सेन ने उस औरत पर ध्यान से ध्यान दिया। वह औरत वाकई अजीब थी। किताब से खेलने के बाद वह खिड़की पर बैठ गई और बाहर झांकने लगी। हान सेन को एहसास हुआ कि द्वीप के बाहर बादल अब सफेद नहीं रहे। वे मक्खन जैसे हल्के पीले हो गए थे। हान सेन खुश हुआ। उसने अपना वांजी रूबिक्स क्यूब निकाला और खिड़की से जो कुछ दिख रहा था उसे रिकॉर्ड किया। फिर उसे खजाना पहचान कर तायल्डर के पास भेज दिया। क्या तुम मुझे पकड़कर मेरे सिर पर रखे इनाम का दावा नहीं करना चाहते थे? आओ और इसे आजमाओ, हान सेन ने फिल्म बनाने के बाद रूबिक्स क्यूब से कहा। खजाना पहचानकर्ता एल्डर को हान सेन से फुटेज प्राप्त होने के बाद उन्होंने क्लिप को संपादित किया और इसे स्ट्रीम करना शुरू कर दिया। हान सेन को नहीं पता था कि इस नाटक का क्या प्रभाव होगा, लेकिन फिलहाल वह यही कर सकता था। शुक्र है कि लकड़ी के घर में कोई शीशा या तलवार नहीं थी, वरना अगर वह शीशे में देखती और अपनी बाईं आंख लाल पाती तो उसे समझ आ जाता कि कोई समस्या है। वह औरत काफी देर तक खिड़की के सामने बैठी रही। हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या सोच रही है और उसे लगने लगा था कि वह अब कभी हिलेगी नहीं। लेकिन थोड़ी देर बाद आखिरकार वह औरत हिली। औरत ने गहरी सांस ली। वह खड़ी हुई और एक मेज की ओर बढ़ी। मेज किताबों और दस्तावेजों के ढेर से लदी हुई थी। वहां कोई भी ऐसा उपकरण नहीं था जिसके लिए बिजली की जरूरत होती, लेकिन शायद ऐसा त्यानिक्स या सिस्टम में आने वाले चुंबकीय तूफानों के कारण था। बिजली के उपकरण शायद यहां वैसे भी काम नहीं करते।
महिला का कमरा भी घर के बाकी हिस्सों की तरह ही बारीकी से व्यवस्थित था। मेज पर रखी चीजें व्यवस्थित थीं और उसकी किताबें और कॉपियां बिल्कुल सही क्रम में रखी हुई थीं। सभी पेन कप में रखे हुए थे। उस महिला को ओसीडी की गंभीर समस्या थी। जब वह मेज के सामने बैठी तो उसने ऊपर वाली नोटबुक उठाई। उसने नोटबुक खोली और एक खाली पन्ना पलटा। कुछ देर सोचने के बाद उस महिला ने खाली किताब पर कुछ लिखा। उसने शब्दों, संख्याओं और प्रतीकों को कई सूत्रों में समेटा जिन्हें हानसेन समझ नहीं पाया। हानसेन को समझ नहीं आ रहा था कि वह महिला क्या कर रही है। वह महिला बार बार रुक रुक कर सोच विचार कर लिख रही थी। कुछ ही देर में उसने किताबों की अलमारी से एक किताब उठाई। उसने उसे जल्दी जल्दी पलटा, मानो कोई खास चीज ढूंढने की कोशिश कर रही हो। घटना, क्या ये वही जेनो कला नहीं है जो स्काई पैलेस की टेक्स्टलेस बुक जैसी है? हानसेन ने आश्चर्य से सोचा। घटना भी स्काई पैलेस का एक गुप्त कौशल था। इसके बाद जो हुआ उसने हानसेन को और भी हैरान कर दिया। वह महिला अलग अलग किताबें उतारती और पढ़ती रही और वे किताबें अलग अलग जातियों के लिए विशिष्ट श्रेष्ठ जीनो कलाओं की थीं। उनमें से कई को अत्यंत गोपनीयता से सुरक्षित रखा गया था। हानसेन ने डिस्ट्रॉइड की जीनो कला, 3 बॉडीज इन 1 डिस्ट्रॉइड कैस गॉडलाइट और ड्रैगन की एविलेब्रेका ड्रैगन प्रेजेंस देखी। जीनो ब्रह्मांड में जानी मानी कई अन्य प्रसिद्ध जीनो कलाएं भी वहां मौजूद थीं। ऐसे कई नाम भी थे जिनके बारे में हानसेन ने पहले कभी सुना भी नहीं था। यह महिला कौन है और उसके पास इतनी सारी गुप्त जीनो कलाएं यहाँ क्यों हैं? निश्चित रूप से उस आत्मा राक्षस ने सिर्फ उसके लिए तो ये सब नहीं चुराए होंगे, है ना? यह असंभव होना चाहिए। वे जातियां अपने रहस्य मुफ्त में तो नहीं बांटती। कितने कुलीन लोग अपनी गुप्त जीनो कलाएं सिर्फ लूटे जाने के लिए तियानिक्सिया सिस्टम में लाएंगे। हानसेन को स्थिति समझ नहीं आ रही थी, लेकिन देखते ही हानसेन को जल्द ही समझ आ गया कि वह क्या कर रही है। जाहिर है वह जेनो आर्ट्स पर शोध कर रही थी। हालांकि चूंकि उसे नहीं पता था कि वह क्या लिख रही है, इसलिए वह उसके शोध को समझ नहीं पाया। ये वैसा ही था जैसे आम लोग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते थे। हालांकि लोग रोजाना एक प्रोग्राम इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन अगर वे किसी कोडर को उसी प्रोग्राम पर काम करते देखें तो उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि वे क्या देख रहे हैं। जब तक हानसेन उन जीनो आर्ट्स को नहीं देख पाता जिन पर वह शोध कर रही थी, उसे यह समझने का कोई सुराग नहीं मिलता कि वह क्या देख रहा है। प्रतीक और सूत्र उसके लिए ये बताने के लिए पर्याप्त नहीं थे कि वह किस पर काम कर रही थी। नहीं, ये काम नहीं करेगा। अगर मैं इसे पूरा रखूंगी तो कोई भी प्राणी आवश्यक फिटनेस स्तर तक नहीं पहुंच पाएगा। फिटनेस की जरूरतें कम करने से कौशल नष्ट हो जाएगा, इसलिए यह बेकार होगा। मैं इसे पूरा कैसे रखूं और अभ्यास के लिए फिटनेस की जरूरतें भी कैसे कम करूं? महिला ने मन ही मन बुदबुदाया। वह समस्या पर लगभग दर्दनाक स्तर का ध्यान केंद्रित कर रही थी, लेकिन उसे कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। वह कुछ देर तक इस समस्या से जूझती रही, लेकिन फिर भी उसे कोई हल नहीं मिला। वह किताबों की अलमारी के पास गई, शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड निकाला और उसे पढ़ने लगी। एक्सट्रीम किंग का चौंकाने वाला विश्व रिकॉर्ड। एक्सट्रीम किंग की शुरुआत में आसमान और जमीन ने इस दौड़ का स्वागत किया था। महिला ने मधुर स्वर में प्रस्तावना पढ़ते हुए कहा। वह रुकी और उसके गले से एक तिरस्कार भरी हंसी निकल गई। बहुत ही अहंकारी। वह तो सिर्फ पवित्र नेता का गुलाम था, फिर उसने ऐसा कहने की हिम्मत कैसे की? लगता है ये औरत किसी न किसी तरह सेक्रेड लीडर से जुड़ी हुई है। ऐसा भी लगता है कि एक्सट्रीम किंग का अल्फा कभी सेक्रेड का था, शायद एक छोटे स्तर का सेवक था। हानसेन ने हैरानी से सोचा। महिला ने शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड पढ़ना जारी रखा और थोड़ी देर बाद वह नाराज होने लगी। मुझे लगा था कि यह कुछ खास होगा, लेकिन ये तो पवित्र नेता के रक्त आत्मा शरीर का आधा अधूरा संस्करण है। और इस आदमी की हिम्मत है कि इसे राजा शरीर कह रहा है। बहुत मजेदार है। हानसेन की आंखें और भी चौड़ी हो गईं। बिल्कुल नहीं, एक्सट्रीम किंग के शरीरों का आविष्कार पवित्र नेता ने किया था। महिला ने अपने हाथों में किताब को अरुचि से देखा, लेकिन वह उसे पूरा पढ़ती रही। जैसे जैसे उसकी नज़र पन्नों पर घूम रही थी, हानसेन ने उसके साथ शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड की पूरी किताब पढ़ डाली। हालांकि यह पांडुलिपि मूल प्रति नहीं थी, फिर भी इसमें मूल शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी ही विषय वस्तु थी। यह एक अत्यंत शक्तिशाली और बहुआयामी जीनो कला थी। इसमें वह सब कुछ था जो एक व्यक्ति चाह सकता है। अगर एक्सट्रीम किंग के किसी सदस्य के पास अपना खुद का राजा शरीर होता, तो वह शॉकन वर्ल्ड रिकॉर्ड में सीखने के लिए कोई न कोई हुनर ढूंढ सकता था। इस गुलाम ने मेरी जेनो वर्ल्ड स्पीच चुरा ली। सच कहूं तो वो काफी होशियार था।
उसने जेनो वर्ल्ड स्पीच को एक रक्त आत्मा शरीर के साथ मिला दिया। लेकिन जेनो वर्ल्ड स्पीच और रक्त आत्मा शरीर दोनों ही आधे अधूरे ही थे। इन्हें चाहे जैसे भी मिलाएं, ये अंतिम चरण तक नहीं पहुंच पाएंगे। उस महिला की एक्सट्रीम किंग के चौंकाने वाले विश्व रिकॉर्ड में रुचि खत्म हो गई थी। उसने उसे वापस शेल्फ पर रख दिया। हान सेन स्तब्ध रह गया और उसने सोचा, ये औरत ज्यादा बुरी नहीं लगती, पर ऐसे बोलती है जैसे पवित्र नेता के जमाने में जिंदा रही हो। क्या ऐसा मुमकिन है? वह इतने लंबे समय तक कैसे जिंदा रही? गुलाम को दोष नहीं दिया जा सकता, महिला ने आह भरते हुए कहा। वह खुद को सुपर जीन के स्तर तक नहीं पहुंचा सका। यहां तक कि पवित्र नेता और मैं भी लगातार असफल रहे और वह बस एक गुलाम था जिसकी बुद्धि थोड़ी असामान्य थी। कुल मिलाकर उसकी उपलब्धियां सम्मानजनक थीं। वह कुर्सी पर बैठ गई। हान सेन का दिल कांप उठा। क्या बकवास है! क्या जिस सुपर जीन का उसने जिक्र किया था उसका इन अभयारण्यों से कोई संबंध है? महिला ने ऊबकर अपनी नोटबुक पर नजर डाली। उसने उसे बंद करके वापस रख दिया। फिर उसने फिर से आह भरी। कोई सुराग नहीं मिल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जीन्स की कहानी का अभ्यास क्यों नहीं किया जा सकता, लेकिन अभ्यास की जरूरतें कम करने से सुपर जीन पैदा करना नामुमकिन हो जाएगा। मुझे क्या करना चाहिए? हान सेन का गला रुंध गया था और वह चीखना चाहता था। जीन्स की कहानी। वह जीन्स की कहानी पर शोध कर रही है। ये औरत कौन है? हो सकता है पवित्र नेता सही थे। कुछ जीनों कलाओं में दोषों का पता लगाना असंभव है। हमें जीवों के जीनों के तेजी से विकास का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगर हम जीनों के विकास की गति बढ़ा सकें, तो फिर हमें जीनों की कहानी की क्या जरूरत है? ये तरीका काम नहीं करेगा। महिला ने थकान से अपना सिर हिलाया। हान सेन का दिल मानो किसी तूफान से हिलते हुए समुद्र जैसा था। वह डरावनी लहरों और तेज हवाओं से भरा हुआ था। अगर उस महिला ने जो कहा वह सच था, तो हो सकता है कि जीन्स की कहानी की रचना असल में उसी ने की हो। हो सकता है कि उसका पवित्र नेता से सीधा संबंध रहा हो और शायद वह उन्हें व्यक्तिगत रूप से भी जानती हो। हान सेन इस भयानक महिला से बहुत दूर भागना चाहता था, लेकिन वह उसके रहस्यों को और भी अधिक जानना चाहता था। लेकिन वह ये नहीं बता सकता था कि वह औरत किस स्तर की रही होगी। अगर हान सेन जान पाता तो वह उस औरत को बांधकर तब तक पूछताछ करता जब तक कि वह उससे सारी जानकारी न निकाल ले। लेकिन ये सोचकर कि वह महिला शायद उसी दौर की होगी जिस दौर की पवित्र नेता थी, उसने इस विचार को मन से निकाल दिया, इससे पहले कि वह कोई जल्दबाजी में कदम उठा ले। यहाँ बहुत सी अनजान बातें थीं, लेकिन जो कुछ वह जोड़ रहा था उससे उसे पता चल रहा था कि अगर उसने इस महिला को चुनौती दी तो वह गंभीर खतरे में पड़ सकता है। यदि उसने पवित्र नेता के साथ मिलकर अनुसंधान किया होता और चरम राजा को सेवकों से अधिक कुछ नहीं समझा होता, तो उसकी शक्ति पर्याप्त होनी चाहिए थी। शायद वो पर्पल फाइट जितनी ताकतवर न हो, लेकिन उसके उच्च श्रेणी की देवी होने की पूरी संभावना थी। हान सेन को भरोसा नहीं था कि वो ऐसे किसी से मुकाबला कर पाएगा। अगर उसने खुद को जाहिर कर दिया तो शायद उससे ही पूछताछ हो सकती थी। हान सेन को धैर्य रखना पड़ा। अगर वह औरत खुद से बात करती रही तो शायद और भी राज उगल दे। लेकिन वह रोज खुद से बात नहीं करती थी। कभी कभी वह एक शब्द भी नहीं बोलती थी, लेकिन जब भी कोई राक्षसी आत्मा आती तो मानो उसका गुस्सा फूट पड़ता था। राक्षसी आत्मा के चले जाने तक उस पर चिल्लाने और कोसने के बाद वह दिन भर खुद से बातें करती रहती, जब तक कि उसका मन शांत न हो जाए। लेकिन उसने कोई और राज नहीं खोला। उस महिला ने अपना ज्यादातर समय द स्टोरी ऑफ जीन्स पर शोध करने में बिताया। जो भी जीनो आर्ट उसे मिल जाती थी, उसे परखने और उसमें बदलाव करने के लिए इस्तेमाल करती थी। उसने कई अलग अलग तरीके आजमाए, लेकिन कोई भी तरीका कारगर नहीं रहा। जैसे ही महिला अपनी नोटबुक में कुछ लिख रही थी, हान सेन को जीन्स की कहानी पूरी दिखाई दे रही थी। थोड़ी जांच के बाद उसने पुष्टि की कि यह वही जीनो आर्ट है जो उसके पास थी। हालांकि कुछ अंतर थे। चूंकि इस महिला की द स्टोरी ऑफ जीन्स में कुछ बदलाव थे, इसलिए जीनो कला के कुछ हिस्से हान सेन के संस्करण से ज्यादा उन्नत थे। लेकिन ज्यादा अंतर नहीं थे। जाहिर है द स्टोरी ऑफ जीन्स का काम बहुत पहले ही पूरा हो चुका था। लेकिन चूंकि द स्टोरी ऑफ जीन्स को उसके मूल रूप में प्रस्तुत करना असंभव था, इसलिए इसमें कुछ बदलाव जरूरी थे। मूल संस्करण के अलावा उस महिला ने जीनो कला के सैकड़ों परिवर्तित रूपों के साथ प्रयोग किए थे। महिला ने प्रत्येक रूप को किसी न किसी तरह से अनूठा बनाया था, इस उम्मीद में कि वह जीनो कला का एक नया रूप खोज लेगी जो मूल रूप से बेहतर हो। हालांकि कोई भी प्रयास सफल नहीं हुआ। अंततः सभी रूप असफल प्रयोग साबित हुए।
हान सेन ने खुद जीन्स की कहानी का अभ्यास किया था। जब उन्होंने पहली बार जीनो कला का इस्तेमाल करने की कोशिश की तो उनका शारीरिक स्तर इस कौशल का अभ्यास करने के लिए बहुत कमजोर था। लेकिन काले क्रिस्टल कवच की मदद से वह अंततः जीन्स की कहानी का प्रदर्शन करने में सक्षम हो गए। हान सेन ने प्रोफेसर बाई यीशान से जीनो कला के बारे में बात की थी। कोई भी साधारण प्राणी द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास नहीं कर सकता था क्योंकि इसके लिए आवश्यक शारीरिक योग्यताएं समझने में बहुत कठिन थीं। माना जाता है कि इसे सीखने का एकमात्र तरीका किसी देवता जैसा परिपूर्ण शरीर होना था। सामान्य लोगों के शरीर में खामियां होती हैं और छोटी छोटी खामियां भी जीनो कला को सीखने लायक नहीं होती। हान सेन उस महिला को रोजाना शोध करते देखता था। हालांकि वह कोई प्रगति नहीं कर रही थी, फिर भी हान सेन को द स्टोरी ऑफ जीन्स की गहरी समझ मिलने लगी। ऐसी कई बातें थीं जो वह पहले कभी पूरी तरह नहीं समझ पाया था, लेकिन अब वे स्पष्ट हो गई थीं। जब हान सेन अपने नए ज्ञान का आनंद ले रहा था, तभी वह महिला लकड़ी के घर से बाहर निकली। वह बगीचे में बने एक तालाब के पास गई। वह नीचे झुकी और ऐसा लगा जैसे वह पानी का एक घूंट पीने वाली है। लेकिन जब उसने अपना प्रतिबिंब देखा तो वह स्तब्ध रह गई। अरे नहीं! हान सेन को अचानक झटका लगा। औरत ने पूल में अपने प्रतिबिंब को देखा। उसकी नजर अचानक तेज हो गई। वह मुझे देख सकती है। हान सेन जानता था कि यह बहुत बुरा होगा, लेकिन उसने पहले ही इस संभावना पर विचार कर लिया था। अगर हान सेन जिस प्राणी में रहता था वह किसी परावर्तक सतह के पास होता, तो हान सेन जानता था कि देर सवेर उसकी उपस्थिति उजागर हो ही जाएगी। इसलिए वह घबराया नहीं। जब उस औरत ने उसकी आंखों का अजीब रूप देखा तो वह भी घबराई नहीं। वह मुस्कुराए और बोली, दिलचस्प है। तुमने मुझ जैसे किसी पर आंखों का जादू करने की हिम्मत कैसे की? तुम बहादुर हो। उसके बाद उस महिला ने अपनी आंखों में एक जलती हुई सुनहरी रोशनी छोड़ी। यह उसकी पुतलियों से शुरू होकर उसकी पुतलियों तक फैल गई, धीरे धीरे लालिमा को दूर करके उसे सुनहरे रंग में बदल दिया। हान सेन का सीना तन गया। उसे नहीं पता था कि उस औरत ने किस तरह की शक्ति का इस्तेमाल किया था, लेकिन जब सुनहरी रोशनी ने उसकी आंखों को निगल लिया तो उस औरत ने अपनी शक्ति छोड़ दी। जैसे ही उसने अपनी शक्ति छोड़ी, सुनहरा रंग बुझ गया और लाल रंग फिर से प्रकट हो गया। मेरी गोल्ड नाई काम नहीं कर रही। ये तो मुश्किल है, महिला ने प्रसन्न मुस्कान के साथ कहा। उसकी आंख का रंग फिर बदल गया। इस बार उसकी पुतलियों पर गहरा कालापन छा गया। कालापन उसकी पूरी आंखों पर फैल गया, लाल रंग पर भारी पड़ गया। जब उसकी आंखें पूरी तरह से अंधेरे में डूब गईं, तो उस महिला ने उस तकनीक में शक्ति डालना बंद कर दिया जो उसने इस्तेमाल की थी। एक बार फिर जैसे ही उसने तकनीक छोड़ी, उसकी आंखों में लालिमा लौट आए। अंधेरे की आंख भी काम नहीं आई। कमाल है। हान सेन को मिटाने के लिए उस औरत ने कई तरह की आंखों की कलाएं आजमाईं, लेकिन वे सिर्फ उसकी दृष्टि को बिगाड़ने में कामयाब रहीं। हालांकि रक्तचक्षु वाले दुष्ट देवता की आत्मा की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ा। हान सेन अपनी राक्षसी आत्मा के प्रदर्शन से बहुत खुश था। तो यह एक उत्परिवर्ती देवताकृत राक्षसी आत्मा की शक्ति है। ये औरत भी मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकती। कितना दिलचस्प है। महिला अब खिलखिलाकर मुस्कुरा रही थी। अपनी बार बार की असफलताओं से परेशान होने के बजाय वह रोमांचित लग रही थी। उसके बाद उस स्त्री ने अपनी आंखों का कोई और कौशल इस्तेमाल नहीं किया। उसने अपनी उंगलियों के पोरों को ऊपर उठाया और किसी तरह का प्रकाश इकट्ठा किया। उसकी उंगलियों से आध्यात्मिक प्रकाश की किरणें उठती हुई एक दर्पण में बदल गईं जो उसके चेहरे के सामने मंडरा रहा था। आईना महिला की आंखों के सामने लटका हुआ था, लेकिन उसके अंदर कोई इंसानी प्रतिबिंब नहीं था। चांदी के आईने की सतह पर एक अजीब सी रोशनी घूम रही थी और अंततः वह गहरे लाल रंग में बदल गया और धीरे धीरे और भी ज्यादा घुमावदार आकार लेने लगा। कुछ ही पलों में लाल रंग बदलकर रक्त नेत्र वाले दुष्ट देवता का चेहरा बन गया। आह, ये तो रक्त नेत्र दुष्ट देवता है। कोई आश्चर्य नहीं कि मेरी आंखों की क्षमता काम नहीं आई। जब उस स्त्री ने रक्त नेत्र दुष्ट देवता की छवि देखी तो अचानक समझ में आते ही वह मुस्कुराए। उसने अपनी उंगली उठाई और उसे अपनी आंखों के ठीक ऊपर माथे पर दबाया। उसमें और भी आध्यात्मिक प्रकाश भर गया। औरत की आंखें कांच की तरह चकनाचूर हो गईं। हान सेन जिस अंधेरे में रहता था वह ढह गया और उसे बाहर आना पड़ा। वह जमीन पर गिर पड़ा और तुरंत घर से छलांग लगाने की कोशिश की। यह क्या है? यह तो रक्त नेत्र दुष्ट देवता नहीं है, महिला आश्चर्य से बुदबुदाई। उसकी आंखें तुरंत ठीक हो गईं और उसके हाथ फिर भी हिलने बंद नहीं हुए। उसने एक हाथ उठाया और एक क्रिस्टल बॉल हान सेन को फंसाने के लिए उसकी ओर उड़ी।
हान सेन क्रिस्टल बॉल से बचने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उस महिला ने अपने हाथ की स्थिति बदली और कुछ रोशनियां फेंकी जो हान सेन पर बिल्कुल सटीक लगी। हान सेन का शरीर काफी भारी हो गया और उसकी गति अचानक कम हो गई। उसकी पीठ में गहरा दर्द हुआ और उसे लगा जैसे उसका वीर्य समय से पहले ही गिर गया हो और फिर वह नपुंसक हो गया हो। उसे अचानक किसी महिला के मासिक धर्म जैसा दर्द हुआ और उसकी आंखें धुंधली हो गईं। दर्द और मतली ने उसे जकड़ लिया। भगवान ही जाने उस महिला ने उसे इतनी दुर्बलता की श्रृंखला देने के लिए कितनी जीनों कलाएं डाली थी। हान सेन ने अपने जेड स्किन क्षेत्र का इस्तेमाल किया, जिससे उसका शरीर जैद जैसी बर्फ में बदल गया। उस महिला की दुर्बल करने वाली जीनों कलाएं अब हान सेन पर काम नहीं कर रही थीं, जिससे वह दूसरे क्रिस्टल हमले से बच गया। फिर वह खिड़की से बाहर कूद गया। औरत का चेहरा चूहे का पीछा करती बिल्ली जैसा लग रहा था, मानो उसने कोई दिलचस्प खोज कर ली हो। वह भी लकड़ी के घर से बाहर भागी। हान सेन उड़कर द्वीप से भाग जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने क्रिस्टल बॉल को अपनी ओर दौड़ते हुए देखा। हान सेन ने उसे चकमा दिया, लेकिन क्रिस्टल बॉल फट गई। वह एक विशाल क्रिस्टल जाल में बदल गई जिसने पूरे द्वीप को ढक लिया। हान सेन के पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। हान सेन की उंगलियां पागलों की तरह फड़क रही थीं, तलवार के रेशम की तरह, जैसे वह क्रिस्टल का जाल उठाने की कोशिश कर रहा हो। उसने जाल को अपने ऊपर गिरने से बचाया और उसका दिमाग इस मुश्किल से निकलने का रास्ता ढूंढने में लगा रहा। हालांकि उसके कुछ हमलों के बाद हान सेन को एहसास हुआ कि वह महिला उतनी ताकतवर नहीं थी जितनी उसने शुरू में समझी थी। उसने शर्त लगाई कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा एक राजा जैसी शक्ति थी, लेकिन उसके पास इतनी विविध जीनों कलाएं थीं कि वह लगभग कुछ भी कर सकती थी। उसके पास आश्चर्यों का भंडार था, ये तो पक्का था। जब उसने देखा कि उसका क्रिस्टल जाल हान सेन को नहीं फंसा पा रहा है, तो उस औरत ने अपना तरीका बदल दिया। उसकी उंगलियां ब्लेड जैसी हो गईं और उसने हमला करने के लिए तरह तरह की जेनो कलाएं इस्तेमाल की। हान सेन को उससे निपटना मुश्किल हो गया। हान सेन ने अपने समय में कई शक्तिशाली विरोधियों का सामना किया था और उनमें से कुछ ने कई कौशल सीखे थे, लेकिन यह महिला सचमुच कुछ भी इस्तेमाल कर सकती थी। वह एक ही हमले में दर्जनों कौशलों का मिश्रण कर सकती थी। उसने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। उसका हमला शुरू में अग्नि शक्तियों के रूप में हो सकता है, लेकिन जब वे हान सेन के करीब पहुंचते हैं तो वे सोने या पानी की शक्तियों में बदल सकते हैं। एक हमला उसकी ओर प्रचंड हो सकता है, लेकिन फिर गिरते ही चुंबन की तरह कोमल हो जाता है। उसकी उंगलियां, हथेलियां, चाकुएं और तलवारें हान सेन को एक पल भी सांस लेने नहीं दे रही थीं। यह कोई लड़ाई नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह औरत कई करतबों का कलात्मक प्रदर्शन कर रही हो। हान सेन ने अपनी रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन वह जीत नहीं सका। और द्वीप पर क्रिस्टल जाल लगा होने के कारण हान सेन जानता था कि वह बच नहीं सकता। हालांकि महिला भी हैरान लग रही थी। हान सेन के हमले उसे कुछ मायनों में जाने पहचाने लग रहे थे, लेकिन वे उसकी उम्मीद से काफी अलग भी थे। स्काई पैलेस की टेक्स्टलेस बुक पूरी तरह से एक जैसी नहीं है, लेकिन ये बस और तोड़ने की शक्ति समान नहीं है। आकर्षक महिला हान सेन के कौशल से मोहित हो गई। वह महिला बहुत सारी जीनों कलाएं जानती थी। हान सेन ने ऐसे हुनर इस्तेमाल किए जिनसे उसे लगा कि वह उसकी कमजोरियों का फायदा उठा सकती है, लेकिन वह हर संकट से बचने के लिए हमेशा कोई न कोई अप्रत्याशित जीनों कला इस्तेमाल करती थी, और हान सेन को अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मुझे माफ कर दो, मेरा तुम्हें ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। मैं यहाँ संयोग से आ गया था। मेरा तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं था, इसलिए मुझे माफ कर दो, हान सेन ने विनती करते हुए कहा और लड़ता रहा। कुछ और जीनो आर्ट का इस्तेमाल करो, मैंने ये पहले भी देखे हैं। महिला ने हान सेन की दुर्दशा पर कोई प्रतिक्रिया न देते हुए आदेश दिया। हान सेन कई जेनो कलाएं जानता था, लेकिन उसे नहीं लगा कि इस स्थिति में उनकी जरूरत है। इसके बजाय उसने उन कौशलों पर ध्यान केंद्रित किया जिनके बारे में उसे पता था कि वे उसके हमलों का जवाब दे सकते हैं। महिला ने जब देखा कि हान सेन उसकी सभी जीनों कलाओं को तोड़ने के लिए केवल कुछ कौशल का उपयोग कर रहा था, तो वह बहुत नाराज दिखी। नीचे औरत ने हाथ हिलाया और क्रिस्टल जाल हान सेन की तलवार के रेशम को तोड़कर उसकी ओर गिर पड़ा। अब क्रिस्टल जाल के भीतर कई पदार्थ की जंजीरें ऐंठ रही थीं। वह तो देवी बन गई है। हान सेन को एहसास हुआ कि वह औरत उसके साथ खेल रही थी। उसने अब तक अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल नहीं किया था। हान सेन को अपनी महादेवी आत्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके गिरते जाल से बचने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन अंततः उसने ऐसा न करने का फैसला किया। इसके बजाय उसने खुद को क्रिस्टल जाल में फंसने दिया।
तुम कौन हो? तुम उन क्षमताओं का उपयोग कैसे कर रहे हो जो केवल रक्तनेत्र दुष्ट देवता की होनी चाहिए? महिला ने हान सेन से पूछा, जो अब जाल में फंसी मछली की तरह जमीन पर फंस गया था। मैं चरम राजा का राजकुमार 16वां हूँ। मेरा नाम बाई यी है। मुझे संयोग से रक्त बुरी नजर की शक्तियां प्राप्त हो गईं। हान सेन की बात पूरी होने से पहले ही उस महिला का चेहरा कठोर हो गया। उसने क्रिस्टल का जाल कस दिया जिससे हान सेन फंस गया था, और हान सेन को हवा में घसीट लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम एक क्रिस्टलाइजर हो जिसने खुद को एक्सट्रीम किंग में से एक के रूप में छुपा रखा है। ब्लड आई इविल गॉड की जीनो आर्ट है। जब तक तुम्हारे पास ब्लड आई इविल गॉड के जीन न हो, इसे इस्तेमाल करना नामुमकिन होना चाहिए। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? महिला ने पूछा। उसने गुस्से से हान सेन की ओर इशारा किया। एक पदार्थ की जंजीर प्रकट हुई और उसने हान सेन को मारा। चाबुक ने हान सेन के मांस को इतनी गहराई से काटा कि घाव के आर पार हड्डियां दिखाई देने लगी। अगर तुम्हें पहले से पता था कि मैं क्रिस्टलाइजर हूं तो तुमने सीधे क्यों नहीं बताया? हान सेन ने दांत पीसते हुए सोचा। उसने जोर से कहा, मैं क्रिस्टलाइजर हूं, लेकिन मैं मिश्रित नस्ल का हूं। मेरे शरीर में थोड़ा सा एक्सट्रीम किंग का खून है और मेरे शरीर में ब्लड आई इविल गॉड का भी थोड़ा सा खून है। फुश। हान सेन की बात पूरी होने से पहले ही उस औरत ने उसे फिर से कोड़े मारे। उसकी आंखें मानो हान सेन में छेद करने की कोशिश कर रही हो। मिश्रित, मेरे तारांकन एसएस, क्या क्रिस्टलाइजर होना तुम्हारे लिए काफी नहीं है? तुम उस गुलाम जाति के अधीन क्यों हो? और ब्लड आई इविल गॉड का खून, बताओ ये कैसे हुआ? वह महिला इतनी गुस्से में थी कि वह हान सेन के शरीर पर कोड़े मारती रही। हान सेन ने मन ही मन कसम खाई कि वह किसी और महिला शोधकर्ता को कभी नहीं उकसाएगा। उसका गुस्सा वाकई बहुत बुरा था, लेकिन हान सेन को कुछ एहसास हुआ। जब उसने देखा कि वह महिला उसके एक्सट्रीम किंग होने का नाटक करने से कितनी नाराज हो गई है, तो उसने झट से कहा, लेडी, आप भी क्रिस्टलाइजर हैं, है ना? क्या आप लेफ्ट क्रेजी को जानती हैं? लेफ्ट क्रेजी और मैं सबसे अच्छे दोस्त हैं। तुम्हें पता है कि लेफ्ट क्रेजी है? महिला आश्चर्यचकित और भ्रमित थी और दोनों भावनाएं उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। मैं उसे जानता हूं और हम बहुत करीब हैं। मैंने उससे एक जेनो आर्ट सीखा है, हान सेन ने जल्दी से कहा जब उसने पुष्टि की कि लेफ्ट क्रेजी का नाम इस महिला के लिए कुछ मायने रखता है। हालांकि उस महिला को हान सेन की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने उसे तिरस्कार से देखा। लेफ्ट क्रेजी बहुत अच्छा है। तुम एक क्रिस्टलाइजर हो। अगर तुम उसके दुश्मन भी होते तो भी अगर तुम सीखने को तैयार होते तो वह तुम्हें सिखाने को तैयार होता। उससे जेनो आर्ट सीखने का मतलब यह नहीं कि तुम सचमुच उसके करीब हो। हालांकि उसने ऐसा कहा, फिर भी वह महिला मान गई और अपना क्रिस्टल जाल उतार दिया। उसने हान सेन को उसके बंधनों से आजाद कर दिया। आपका नाम क्या है, महिला? क्या आप लेफ्ट क्रेजी को भी जानती हैं? हान सेन ने खड़े होकर अपने ऊपर से धूल झाड़ते हुए महिला से पूछा। वह महिला वास्तव में एक क्रिस्टलाइजर थी जिसने हान सेन को हैरान कर दिया। हान सेन ने अब तक जो कुछ भी जाना था उसके अनुसार क्रिस्टलाइजर पवित्र के विनाश के कुछ समय बाद प्रकट हुए थे। क्रिस्टलाइजरों के समूह में कभी कोई देवता भी नहीं था। हालांकि उस महिला ने सीक्रेट लीडर के साथ मिलकर शोध किया था। इसका मतलब ये जरूर रहा होगा कि सीक्रेट के शासनकाल में वह एक शक्तिशाली हस्ती रही होगी। महिला ने हान सेन की पूछताछ को अनसुना कर दिया। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम तो क्रिस्टलाइजर ब्लड के हो, लेकिन तुम्हारे शरीर के जीन इतनी तेजी से कैसे विकसित हो पाते हैं? मेरे जीन तेज हैं, हान सेन ने अनभिज्ञता जताते हुए पूछा। महिला ने हान सेन को भौहें चढ़ाकर देखा। उसने मन ही मन कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरे क्रिस्टलाइजर्स ने अपने परीक्षण फेल कर दिए। उनकी फिटनेस कमजोर थी और सिर्फ उनकी बुद्धि ही ठीक ठाक थी। ये इतनी तेजी से कैसे विकसित हो गए? जब हान सेन ने ये सुना तो वह हैरान रह गया। उसने महिला की तरफ देखा और पूछा, क्रिस्टलाइजर तुमने बनाए हैं? महिला ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। क्रिस्टलाइजर पहले से ही मौजूद थे, लेकिन मैंने सीक्रेट के संसाधनों का इस्तेमाल करके क्रिस्टलाइजर के जीन्स में बदलाव किया। मैंने उनके विकास की गति तेज कर दी। यह ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन मेरी उम्मीद से बेहतर रहा। उनकी फिटनेस और विकास की प्रगति अच्छी नहीं थी, लेकिन वे बहुत बुद्धिमान थे। वे मेरे काम के लिए एकदम सही सहायक साबित हुए, और लेफ्ट क्रेजी उनमें से एक था। उसके बाद महिला लकड़ी के घर की ओर वापस चली गई। चूंकि उस औरत ने हान सेन को धमकाना बंद कर दिया था, इसलिए वह अब वहां से जाना नहीं चाहता था।
वह इस घोड़े के मुंह से सीधे जितने भी राज जान सकता था, जानना चाहता था। उस महिला की कहानी से साफ जाहिर था कि वह कभी सीक्रेट में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रही होगी। वह किसी शोध विभाग की प्रमुख रही होगी या ऐसा ही कुछ। उसे बहुत कुछ पता रहा होगा। इसका मतलब है कि आपने जीन की कहानी बनाई है? हान सेन ने दरवाजे पर पहुंचते हुए पूछा। आधा। सीक्रेट लीडर और मैंने मिलकर द स्टोरी ऑफ जीन्स बनाई थी, लेकिन वह नाकाम रही। महिला ने हान सेन की तरफ देखा और आगे बोली, लेफ्ट क्रेजी ने तुम्हें द स्टोरी ऑफ जीन्स दिखाए? हान सेन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने उसे यह नहीं बताया कि वह द स्टोरी ऑफ जीन्स का अभ्यास करता है। अगर उसे पता चला कि उसने द स्टोरी ऑफ जीन्स का अध्ययन किया है, तो उसे चिंता थी कि कहीं वह उसका विच्छेदन करके उसके टुकड़ों का विश्लेषण करने का फैसला न कर ले। वहीं रुको, महिला ने सख्ती से कहा जब हान सेन घर में कदम रखने वाला था। तुम बाहर खड़े रहो, मेरे घर में गंदगी मत लाना, औरत ने हान सेन की तरफ ठंडी नजर से देखते हुए कहा। हान सेन जानता था कि उस औरत का कोई बुरा इरादा नहीं था। वह बस एक बहुत ही साफ सुथरी औरत थी जिसे ओसीडी का गंभीर मामला था। उसे उसकी रूखी सूखी बातों से कोई ऐतराज नहीं था। वह दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और बोला, सीक्रेट लीडर के साथ जीन्स की कहानी पर शोध करते समय तुमने क्या किया? मैंने सुना है कि इसका संबंध सुपर जीन से है। औरत घर के अंदर गई और एक फावड़ा उठाया। वह बाहर आए और उस जगह की जमीन ठीक करने लगी जहां हान सेन ने लड़ते हुए घास उखाड़ दी थी। तुम तैरना शुरू करो, यहां किसी चीज को मत छुओ, औरत ने कहा। फिर उसने हान सेन पर परफ्यूम छिड़का। हान सेन ने महिला के आदेशानुसार खुद को तैरने के लिए तैयार किया। वह जीन्स और सुपर जीन की कहानी के बीच के रिश्ते के बारे में जानना चाहता था, और साथ ही उन अभयारण्यों से उनके संबंध के बारे में भी। वह महिला उस जगह की सफाई करती रही जहां हान सेन गया था, और उसने कहा, हमने जीन की कहानी पर शोध किया ताकि जीव सुपर जीन का इस्तेमाल करना सीख सकें। क्या लेफ्ट क्रेजी ने तुम्हें यह नहीं सिखाया? नहीं, उसने मुझे सिर्फ इतना बताया कि जीन्स की कहानी की जरूरतें पूरी नहीं हुई थीं, और इसलिए उसकी जांच की सीमाएं थीं। हान सेन उससे और भी कुछ बताने की कोशिश करता रहा। महिला को सच में बात फैलने से कोई ऐतराज नहीं था, इसलिए उसने आगे कहा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि लेफ्ट क्रेजी अभी भी द स्टोरी ऑफ जीन्स पर शोध कर रहा है। हालांकि वह सही था। द स्टोरी ऑफ जीन्स के लिए कुछ जरूरतें थीं जो कभी पूरी नहीं हुई। आज भी यह एक असफल शोध परियोजना है। सुपर जीन क्या है? सुपर जीन का इस्तेमाल किस लिए होता है? हान सेन ने पूछा, अपनी आवाज से जाहिर न होने देने की कोशिश करते हुए कि उसे इस जवाब की कितनी जरूरत थी। औरत ने हान सेन को अजीब से भाव से देखा। घूरते हुए उसने पूछा, क्या तुम मानते हो कि ईश्वर का अस्तित्व है? मुझसे फिर से यह घटिया सवाल क्यों पूछा जा रहा है? हान सेन ने झुंझला कर सोचा। यह ऐसा सवाल था जिसका जवाब देने में उसे जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। हान सेन ने आह भरी और कहा, मैं कुछ लोगों से मिला हूं जो खुद को भगवान कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि वे असली भगवान थे या नहीं। जिन देवताओं से तुम मिले थे, क्या उन्होंने तुम्हारी इच्छाएं पूरी करने का दावा किया था? महिला ने हान सेन की ओर आंखें सिकोड़कर देखा। हान सेन का दिल धड़क उठा। वह मुद्दे की जड़ तक पहुंच चुका था, इसलिए उसने झट से जवाब दिया, हाँ। औरत ने अपने होठों पर मुस्कान बिखेरी। बालों में हाथ फेरते हुए उसने कहा, सुपर जीन बनने का मतलब है इन लोगों को मार डालना जो खुद को भगवान कहते हैं। तुम ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहे हो? हान सेन चौंक गया। वह जानता था कि वे प्राणी कितने डरावने थे, लेकिन सौभाग्य से वे ब्रह्मांड के प्राणियों पर सीधे हमला नहीं कर सकते थे। उनकी शक्तियां जीनों ब्रह्मांड के किसी भी प्राणी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थीं। यहां तक कि देवता भी उनसे तुलना नहीं कर सकते थे। वह महिला और पवित्र नेता इन स्वयंभू देवताओं को मारना चाहते थे, और हान सेन भी उनकी इस पागलपन भरी इच्छा में शामिल था। वह अभी इतना ताकतवर नहीं था, इसलिए उसे नहीं पता था कि आखिरकार वह देवताओं को कैसे मार गिराएगा। इस वजह से हान सेन की अभी किसी देवता को मारने की कोई योजना नहीं थी। जब वह डेस्टिनीज टावर ऑफ द एक्सट्रीम किंग के अंदर था, तो उसने सिर्फ एक देवता की मूर्ति देखी थी। अगर काले क्रिस्टल कवच ने उसकी मदद नहीं की होती, तो वह उस चीज को हरा नहीं पाता। वह कल्पना भी नहीं कर सकता था कि यदि उसका सामना किसी वास्तविक देवता से होता तो स्थिति कितनी भयावह होती। मुझे नहीं पता कि सीक्रेट लीडर इस लक्ष्य का पीछा क्यों कर रहे थे, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पास इसके कारण थे, महिला ने स्पष्ट रूप से कहा, लेकिन वह अपना वास्तविक कारण साझा नहीं करना चाहती थी। क्या सुपर जीन होने से कोई व्यक्ति उन देवताओं को मार सकता है? हान सेन ने पूछा। मेरे शोध के अनुसार हाँ।
ये सही है, महिला ने सिर हिलाकर निश्चयपूर्वक कहा। लेकिन फिर उस महिला ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। लेकिन हमारा शोध फिर भी विफल रहा। हमने एक ऐसी विधि खोज ली थी जिससे किसी शरीर को सुपर जीन में बदला जा सकता था, लेकिन इस ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं था जो इस विधि का उपयोग कर सके। यह ऐसा था जैसे हमारे हाथ में एक मोमबत्ती हो और हम जानते थे कि हम उसे जला सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा करने के लिए एक भी माचिस नहीं थी। हम अंधकार को दूर करने के बहुत करीब थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सके। यही वह कठिनाई थी जिसका हमें सामना करना पड़ा। द स्टोरी ऑफ जीन्स को पूरा करने के लिए हमारे पास जो कमी थी, वह एक दुर्गम बाधा की तरह लग रही थी। इसने हमारे सारे प्रयास को लगभग निरर्थक बना दिया। क्या जीन्स की कहानी का अभ्यास करना इतना मुश्किल है? सच में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था जो इसका इस्तेमाल कर सके। हान सेन ने उलझन में पूछा। आखिरकार वह जीन्स की कहानी तो सीख ही चुका था। महिला ने एक पल सोचा, फिर बोली, ये समस्या बहुत जटिल है और इसे पूरी तरह समझाने में कुछ समय लगेगा। मैं एक उदाहरण देती हूँ। घोड़े को ऊर्जा के लिए पौधे खाने पड़ते हैं ताकि वह जिंदा रह सके और दौड़ सके। लेकिन कार को चलने के लिए ईंधन की जरूरत होती है। आप घोड़े को ईंधन नहीं दे सकते और कार को घास भी नहीं दे सकते। ये वर्णन बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन इससे मेरी बात समझ में आती है। जीन की कहानी की कई जरूरतें हैं और ब्रह्मांड में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो उन सभी को पूरा कर सके। किसी भी चीज में कमी नहीं हो सकती। हान सेन ने समझने का नाटक किया, लेकिन असल में वह थोड़ा उलझन में था। उसने दूसरा सवाल पूछना शुरू किया, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बात उसे समझ नहीं आई, उसे कैसे समझाए। ये कौन लोग हैं जो खुद को भगवान कहते हैं? सिर्फ सुपर जीन वाले ही उन्हें क्यों मार सकते हैं? हान सेन ने बातचीत को शुरुआती सवाल पर वापस ला दिया। ये प्रश्न भी जटिल है। सीधे शब्दों में कहें तो ये देवता प्राणी हैं, लेकिन वे हमसे अलग तरीके से अस्तित्व में हैं। ये भौतिक जीवन रूपों और आत्माओं के बीच के अंतर जैसा है। लेकिन वास्तविकता ज्यादा जटिल है, खासकर जब कोई यह समझने की कोशिश करता है कि वे हमारे ब्रह्मांड के साथ कैसे अंतःक्रिया करते हैं। महिला रुकी और फिर बोली, और आपने पूछा कि सुपर जीन वाले लोग उन लोगों को क्यों मार सकते हैं जो खुद को देवता होने का दावा करते हैं। ये सब पवित्र नेता द्वारा किए गए एक परीक्षण से शुरू हुआ। कौन सा परीक्षण? हान सेन ने पूछा। औरत ने हान सेन की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वह खड़ी हुई और बोली, ठीक है, अब बगीचा साफ है। इस जगह को दोबारा गंदा करने की हिम्मत मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें सुअर बना दूंगी। हान सेन अभी भी हवा में लटका हुआ था, जमीन को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसे चिंता थी कि वह सचमुच वही करेगी जो वह दावा कर रही थी। उस महिला की शक्ति को देखते हुए उसके पास शायद बर्निंग लैंप अल्फा से भी ज्यादा शक्तिशाली जीन परिवर्तन कौशल था। तुमने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि पवित्र नेता ने किस प्रकार का परीक्षण किया था, हान सेन ने हवा में मंडराते हुए महिला से कहा। महिला ने पलटकर हान सेन की ओर देखा। मुझे आपको क्यों बताना पड़ रहा है? हान सेन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। उसका उससे कोई नाता नहीं था और न ही उस पर उसका कोई कर्ज था। उसे बताने की कोई वजह ही नहीं थी। वेदना। जब हान सेन का दिमाग जवाब ढूंढने में व्यस्त था, तभी महिला घर लौट आए और दरवाजा बंद कर दिया। क्या मुझे इस औरत को बताना चाहिए कि मैंने जीन्स की कहानी का अभ्यास किया है? अगर मैं उसे बता दूं तो शायद मैं उससे और भी राज जान सकूं। लेकिन हो सकता है कि वह मुझे पकड़ ले और किसी प्रयोगशाला चूहे की तरह इस्तेमाल करे। ये बहुत बुरा होगा। हान सेन को ये बहुत दुविधापूर्ण लगा और वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उस औरत ने कहा था कि हान सेन को उसकी चीजें छूने की इजाजत नहीं है। हान सेन उसकी साफ सफाई और ओसीडी को बिगाड़ना नहीं चाहता था, इसलिए वह बाड़ के ऊपर से उड़कर बाहर जमीन पर उतरा। वह वहीं बैठा रहा, ऊपर पीले बादलों को देखता रहा। उसने वांजी रूबिक्स क्यूब निकाला और खजाने की पहचान करने वाले बुजुर्ग को एक वीडियो भेजा। जब खजाना पहचानकर्ता बुजुर्ग ने हान सेन का अंतिम वीडियो चलाया था तो उसने अन्य सभी जातियों का ध्यान आकर्षित किया था। वे हल्के पीले बादल कई अभिजात वर्ग का ध्यान आकर्षित करने लगे। जब यह नया वीडियो सामने आया तो कई गुट बादलों के पैटर्न में बदलाव के आधार पर हान सेन के स्थान की पुष्टि करने में सक्षम हो गए। लेकिन क्योंकि राक्षस आत्मा संभवतः पास ही थी, इसलिए किसी ने जाने का साहस नहीं किया। हालांकि एक्सट्रीम किन को इसकी ज्यादा चिंता नहीं थी। बाओ किन घायल होने के बाद पीछे हट गया था, लेकिन एक्सट्रीम किन ने जल्दी से और भी देवता तुल्य कुलीनों को तियानेक्सिया सिस्टम में घुसने के लिए भेज दिया था।
हान सेन घंटों तक द्वीप पर बैठा रहा, ये तय करने की कोशिश कर रहा था कि उसे उस महिला को बताना चाहिए या नहीं कि उसने जीन की कहानी का अभ्यास किया था। अचानक बादलों का समुद्र गड़गड़ा उठा। कई विशालकाय बादल ड्रैगन दहाड़ते हुए घूंघट से बाहर निकले और समुद्री दानव रथ को द्वीप की ओर खींचते हुए ले गए। राक्षस आत्मा यहाँ है। हान सेन चौंक गया और उसने जल्दी से भागने का फैसला किया। महिला ने उसे नहीं मारा था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि राक्षस आत्मा उसे छोड़ देगी। तुम अंदर आओ, औरत ने कहा। उसने ऊपर देखा तो उसका सिर खिड़की से बाहर निकला हुआ था। हान सेन ने बगीचे में दौड़कर जवाब दिया। पैर, महिला ने भौहें चढ़ाईं। हान सेन तेजी से हवा में उछला। वह बगीचे से होते हुए घर के अंदर पहुंचा, किसी चीज को छूने से बचते हुए। वह इमारत के बीचों बीच लटका रहा, घर की सारी चीजों से जितना हो सके दूर। कुछ मत बोलो और शोर मत मचाओ, महिला ने भौहें चढ़ाकर उसे सलाह दी। हान सेन ने सिर हिलाया लेकिन आगे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा लड़का, महिला हान सेन के प्रदर्शन से खुश होकर मुस्कुराए। ठीक वैसे ही जैसे हान सेन ने पिछली 2 बार देखा था, राक्षसी आत्मा बाड़ के बाहर खड़ी होकर खिड़की की ओर घूर रही थी। औरत ने आधे दिन तक उसे नजरअंदाज किया, हर पल के साथ वह और भी चिड़चिड़ी होती जा रही थी। आखिर में वह खिड़की खोलकर उस पर चिल्लाने से खुद को रोक नहीं पाए। जब औरत चिल्लाते चिल्लाते थक गई और चुप हो गई, तो वह राक्षसी आत्मा वहां से चली गई। मानो वह वहां सिर्फ इसलिए आया था ताकि औरत उस पर चिल्ला सके। उन दोनों के बीच जो भी चल रहा था, जाहिर है कि उनके बीच काफी पुराना रिश्ता था। हान सेन उस औरत और राक्षसी आत्मा के बीच के रिश्ते के बारे में जानने को उत्सुक था, लेकिन उसे पता था कि अभी उससे पूछना ही बेहतर होगा। वह देख सकता था कि उसके चेहरे पर अभी भी गुस्सा और तिरस्कार की गहरी छाप थी। जानना चाहते हो वो कौन है? औरत ने पूछा। वह पलटी, उसकी गहरी निगाहें हान सेन पर किसी भारी बोझ की तरह टिक गईं। नहीं, हान सेन ने बिना सोचे समझे सिर हिला दिया। जब उसने उससे पूछा तो उसे डर लगा और वह जानता था कि इस खास जवाब से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। महिला चौंक गई पर हंस पड़ी। हान सेन को देखते हुए उसने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। क्या तुम जानना चाहते हो कि पवित्र नेता ने किस तरह का परीक्षण किया था? हान सेन ने उस औरत की तरफ देखा, उसके चेहरे पर सावधानी से पर्दा था। वह जानना चाहता था, लेकिन जाहिर था कि औरत बदले में कुछ चाहती थी। किसी भी तरह के सौदे के लिए राजी होने से पहले उसे यह जानना जरूरी था कि वह क्या चाहती है। औरत मुस्कुराए और बोली, मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। कर दो, मैं तुम्हें सब समझा दूंगी। तुम बहुत मजबूत हो, अगर कोई काम तुम खुद नहीं कर सकते तो मैं उसे कैसे कर पाऊंगा? हान सेन ने हिचकिचाते हुए पूछा। महिला मुस्कुराए और बोली, चिंता मत करो, ये काम खतरनाक नहीं है। मैं इस द्वीप को छोड़कर नहीं जा सकती, इसलिए इसे पूरा करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हान सेन चुप रहा, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि यह कोई मामूली काम होगा। महिला रुकी, फिर एक खास दिशा की ओर इशारा किया। इस द्वीप से निकलकर उसी तरफ चलते रहो। कुछ ही देर में तुम्हें रोशनी दिखाई देगी। तुम्हें उस रोशनी का पीछा करना होगा। फिर तुम्हें एक ऐसा द्वीप मिलेगा जो बिल्कुल इसी द्वीप जैसा है। हालांकि उस द्वीप पर कोई लकड़ी का घर नहीं है। तुम्हें जाकर उस पहाड़ की चोटी को ऐसे ही काट देना है। बस तुम्हें यही करना है। क्या वहां कोई जीव है या कुछ और? हान सेन ने पूछा। महिला ने सिर हिलाया। नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, एक बार रोशनी देख लेने के बाद तुम बोल नहीं सकते। जब तक तुम बोलोगे नहीं तब तक ठीक रहोगे। अगर तुम कुछ भी बोलोगे, चाहे वो एक शब्द ही क्यों न हो, तो तुम मर जाओगे। ये रोशनी क्या है? हान सेन ने पूछा। मुझे नहीं पता कि मामला क्या है, लेकिन जाना है या नहीं, यह आप पर निर्भर है। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं आपको जाने के लिए मजबूर नहीं करूंगी, महिला ने कहा। फिर वह हान सेन से मुंह मोड़कर अपनी खोजबीन में लग गई। क्या मैं उन जेनो आर्ट्स को देख सकता हूं? हान सेन ने अलमारियों पर रखी किताबों की ओर इशारा किया। वे सभी जातियों में सर्वश्रेष्ठ जीनो कलाएं थीं। अगर हान सेन उनका अभ्यास न भी करता तो भी उसे उन सभी को याद रखने में मदद मिलती। अगर तुम जाने को तैयार हो तो जितना चाहो पढ़ सकती हो। ठीक है, अब तुम मेरे घर से जा सकती हो, उस औरत ने बिना सिर उठाए कहा। हान सेन खिड़की से बाहर उड़ गया और आंगन के बाहर जा गिरा। वह औरत बहुत ज्यादा साफ सुथरी थी और उसे ओसीडी का गंभीर मामला था। अगर हान सेन उसके लिए काम नहीं करता तो वह उसे अपनी चीजें छूने की इजाजत कभी नहीं देती। हान सेन ने उस स्थान पर जाने का निर्णय लिया जिसका वर्णन महिला ने किया था।
उस महिला को काम में कोई खतरा छुपाने से कोई फायदा नहीं होने वाला था। अगर हान सेन काम के बीच में ही मर जाता तो उसे भेजना बेकार होता। भले ही यह खतरनाक हो, मैं तो यही मान सकता हूं कि खतरा मिशन पूरा होने के बाद ही आएगा। हान सेन जानता था कि वह औरत शायद चाहती थी कि वह उसे उसकी कैद से आज़ाद कर दे। हान सेन ने मुड़कर खिड़की से पीछे देखा। मैं जाने को तैयार हूं, लेकिन पहले क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पवित्र नेता ने किस तरह का परीक्षण किया था? हान सेन ने पूछा। जब आप वापस आओगे तो मैं आपको बताऊंगी। लकड़ी के घर के अंदर से महिला की आवाज आए। मुझे डर है कि जब मैं वापस आऊंगा तो तुम यहां नहीं होगे, हान सेन ने कहा। औरत कुछ देर के लिए चुप हो गई और हान सेन को समझ नहीं आया कि इसका क्या मतलब है। जब वह कुछ और कहने ही वाला था तभी खिड़की से कुछ उड़कर बाहर आया। हान सेन ने उस चीज को पकड़ा और देखा कि वह एक पत्थर की किताब थी। उसने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उस पर किसी शक्ति ने मुहर लगा दी है। तुम्हें जो कुछ भी जानना है वह सब उस किताब में है। जब तुम मेरा कहा हुआ काम पूरा कर लोगे तो उस किताब के ताले खोल दिए जाएंगे। अब यह फिर से तुम्हें तय करना है कि तुम जाना चाहती हो या नहीं, उस महिला ने कहा। हान सेन ने पत्थर की किताब देखी। उसे यकीन नहीं था कि वह औरत जो कह रही थी वह सच है या नहीं, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। उसके पास उस पर विश्वास करने के अलावा कोई चारा नहीं था, वरना उसे कभी सच्चाई का पता नहीं चलता। धिक्कार है। पत्थर की किताब पकड़े हुए हान सेन ने दांत पीसते हुए पूछा। किंवदंतियों में पवित्र स्थान का एक अज्ञात स्थान था जिसे अभयारण्य कहा जाता था। क्या तुम उस जगह को जानते हो? यही वह जगह है जहां पवित्र नेता ने अमर आत्माओं पर शोध किया था। हालांकि मैं खुद कभी वहां नहीं गई, इसलिए मुझे नहीं पता, महिला ने कहा। यह तथ्य कि महिला को अभयारण्यों के बारे में पता नहीं था हान सेन के लिए काफी निराशाजनक था। हान सेन कुछ और सवालों के जवाब जानना चाहता था, लेकिन महिला ने कहा, अगर आप नहीं जा रहे हैं तो मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दूंगी। तुम्हें मुझे बताना होगा कि प्रकाश कैसा दिखता है, हान सेन ने कहा। जब आप इसे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, महिला ने ठंडे स्वर में कहा। हान सेन ने कंधे उचकाए और फिर उस दिशा में उड़ चला जिस दिशा में महिला ने उसे जाने को कहा था। चूंकि वह पीले बादलों से घिरा हुआ था, इसलिए हान सेन की देखने की क्षमता सीमित थी। इसलिए उसने आसपास की वस्तुओं और ऊर्जाओं का पता लगाने के लिए अपने डोंगशुआन क्षेत्र का उपयोग किया। जिस दिशा में वह उड़ रहा था उसमें कुछ भी उल्लेखनीय नहीं था। जहां तक उसे पता था वहां बस बादल ज्यादा थे। हालांकि एक बात जो तियानिक्सिया प्रणाली के अन्य स्थानों से अलग हो सकती थी वह थी जेनोजेनेसिस का स्पष्ट भाव। हान सेन उस दिशा में उड़ता रहा जिस दिशा में महिला ने उसे जाने को कहा था, और वह अपनी दिशा नहीं भटका। और अचानक 3-4 घंटे बाद उसे आगे एक रोशनी दिखाई दी। रोशनी गोधूली बेला में सूरज की तरह थी। गहरा लाल रंग था और क्षितिज पर एक बड़ी लालटेन जैसी लग रही थी। जैसा कि महिला ने कहा था, उसे देखते ही पता चल गया। जब हान सेन को रोशनी मिली तो मानो रोशनी ने उसे भी पा लिया हो। वह हान सेन की ओर उड़ी और उसे अपनी चमक में लपेट लिया। हान सेन को याद आया कि महिला ने क्या कहा था, और उसने कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर तक रोशनी उसके इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन आखिरकार उसकी रुचि खत्म हो गई। कुछ मिनट बाद वो उड़ गई। हान सेन को थोड़ी राहत महसूस हुई। हालांकि वह रोशनी तक पहुंच गया और उसके पीछे पीछे चल पड़ा। प्रकाश काफी धीमा था, लेकिन वह आगे पीछे भी घूम रहा था। वह किसी निश्चित पथ या दिशा पर टिका नहीं था। वह बाएं, दाएं, आगे, पीछे जा रहा था। हान सेन उलझन में था, लेकिन फिर भी उसने उसका अनुसरण किया। खुशकिस्मती से भटकती रोशनी उसे खतरे में नहीं ले जा रही थी। उड़ते हुए भी उसे आसपास कोई भी विदेशी जीव नजर नहीं आया। आधे दिन तक रोशनी का पीछा करने के बाद उसे अचानक आगे एक विशाल परछाई दिखाई दी। जब उसने उसे थोड़ा और गौर से देखा तो उसे पता चला कि वह परछाई असल में एक और द्वीप थी। ये देखकर वह खुश हो गया। जब हान सेन थोड़ा और पास गया तो उसने देखा कि वह द्वीप वाकई उस महिला के द्वीप जैसा ही था। यहाँ तक कि वहाँ के सारे पौधे भी एक जैसे थे। प्रकाश द्वीप पर गया और घास पर इस प्रकार बैठ गया जैसे वह सो रहा हो। हान सेन भी द्वीप पर उतर आया। जैसे ही वह पास पहुंचा, भारी गुरुत्वाकर्षण उसे सतह पर खींच लाया। वह निश्चित रूप से द्वीप के इस संस्करण पर उड़ नहीं सकता था। हालांकि हान सेन के लिए यह कोई मायने नहीं रखता था। वह द्वीप के बीचों बीच पहाड़ की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह उसकी तलहटी में पहुंच गया।
वहां कुछ जानी पहचानी चट्टानों पर पत्थर की सीढ़ियां बनी हुई थीं, इसलिए हान सेन उन पर चढ़ता चला गया। उस छोटी सी चोटी पर कोई लकड़ी का घर या बगीचा नहीं था। चोटी के किनारे एक अजीब सा काला चिन्ह बना हुआ था। वह बता नहीं पाया कि वह क्या था। हान सेन ने अंदाजा लगाया कि शायद यही द्वीप की पाबंदी रही होगी। अगर वह इसे नष्ट कर दे तो शायद वह महिला आजाद हो जाए।